फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। देखो फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है। फर्स्ट यूनिट में हम लोग देखे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ट्रेडिंग कंपनीज। सही बात है, फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया। पोर्टुगीज से लेके हम लोग कहाँ तक देखे? डेनिश तक। डेनिश जो डेनमार्क से आए थे, ठीक है। तो पोर्टुगीज देखे हम लोग, उसके बाद डच देखे, उसके बाद फिर हम लोगों ने इंग्लिश देखा, करेक्ट। फिर हमने डेनिश देखा एंड फ्रेंच देखा। फ्रेंच सबसे लास्ट आए थे, और अपना ट्रेडिंग कंपनी भी। ये सब चीज़ हम लोग फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में क्या कर रहे हैं हम लोग? एंग्लो इंडियन स्ट्रगल्स या एंग्लो इंडियन वार, जिसमें हम लोग फर्स्ट कौन सा टॉपिक लिए? बंगाल, कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड कौन सा इशू था? एंग्लो मैसूर वार। और जो थर्ड जो इशू लेने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर 8, दैट इज़ योर एंग्लो मराठास वार। कई बच्चे हमसे यूट्यूब पे पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू डाउनलोड योर स्टडी मटेरियल। तो जो बच्चे इस यूट्यूब ये देख रहे हैं वीडियो, उसका मेरा मैसेज ये है कि देखो मटेरियल डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मटेरियल तुमको कोई साथ देने वाला नहीं है। यदि कोई भी बच्चा यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है तो बुक पढ़े। मेरा नोट्स केवल समझने के लिए देखो, हाँ, कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखो। डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरा नोट्स। बुक पढ़ लो, और सबसे बेस्ट जो बुक है जो पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारा मॉडर्न स्पेक्ट्रम है, मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम बुक। समझ गए ना? सो कैरी करते हैं क्लास को। देखो तो अभी तक क्या क्या चर्चा की है हम लोग? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इंडिविजुअल ट्रेडर्स कंप्लीटेड 1600 से लेके 1857 तक ये कंपनी का एरा रहा है, जानते हो। 1600 में खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना, उसके बाद डच बना है, करेक्ट। इसका देखो तीनों पोर्शन दिया गया। देखो 1600 से लेके 1767 तक, सॉरी 1757 तक स्टूडेंट, जानते हो कि बहुत सारा झड़प हुआ है, कार्नेटिक वार हुआ, दुनिया भर का चीज़ हुआ है ना। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी भी देखे, बैटल ऑफ बक्सर भी देखे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी देखे हम लोग। और ये देखो 1757 से लेके 1857 ये वाला इश्यूज हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि आप एक ही ट्रेडिंग कंपनी जो भारत को अपना गुलाम बनाने वाला है वो कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, समझा। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल जीत चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर को जीत चुका है। अब टाइम है मराठा को क्रश करने का। तो इस क्लास में बिल्कुल यही टॉपिक अभी चल रहा है, 1757 से लेके 1857, दैट इज़ द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। इम्पीरियल एक्सपांसन और ब्रिटिश पैरामाउंटशिप। तो क्या क्या देखे हैं? बंगाल देखे हैं, मैसूर देखे हैं, और आज मराठा देखेंगे, और आने वाले समय में सिख भी देखेंगे। और जहाँ तक सवाल है डिप्लोमेसी से, तो वैरन हस्टिंग, वेलेस्ली और डलहौजी का, ये भी हम लोग सेपरेटली डील करने वाले हैं। और हम जानते हैं कि पहला जो स्टेट हुआ जिसने सब्सिडी अलायंस साइन किया था वो हैदराबाद है। और ये परंपरा जो स्टार्ट किया था लैंडिंग द ट्रूप्स का, वो डुप्लेक्स ने स्टार्ट किया था। और वही लैंडिंग द ट्रूप्स को थोड़ा और भव्य रूप दिया है, और ऑर्गेनाइज किया, और फॉर्मल किया है, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। आ रहा है समझ में ना? तो सब्सिडी अलायंस में 3 कंडीशन होता है। सब्सिडी अलायंस में 3 कंडीशन, मतलब कि हम आपको ट्रूप्स दे रहे हैं, आपको ट्रूप्स मेंटेन करना है और एक्सपेंसेस करना है, खर्च वगैरह देना है। दूसरा क्या है कि हमारा एक आदमी आपके रेसिडेंट में होगा, यानी कि हमारा एक आदमी के लिए जगह होना चाहिए आपके कोर्ट में। और तीसरा क्या है कि कोई भी तरह का ट्रीटी साइन हो किसी भी पावर के साथ, कोई भी तरह का वार हो, तो हमसे पूछना है जो ट्रूप्स को दे रहा है। ये 3 कंडीशन है सब्सिडी अलायंस का। बात समझे ना? तो सब्सिडी अलायंस देखो ना बच्चे लोग, अभी तक हैदराबाद कर चुका है, मुगल कर चुका है, लखनऊ कर चुका है, ऊपर मुगल को करवा दिया ना, लखनऊ का मतलब मुगल कर चुका है। अब हाँ, अवध जाने हो ना, अवध तो बफर स्टेट बनाया गया ना, बाद में अवध को फिर से ले लिया जाएगा। और देखे हम लोग कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे स्टूडेंट कि कैसे हुडियार डायनेस्टी को फिर रिस्टोर किया गया, और वहाँ पे पपेट रूलर को बनाया गया। और बस उस माइनर सन ने, माइनर जो रूलर था, उसने सब्सिडी अलायंस भी स्वीकार कर लिया आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारा स्टेट सब्सिडी अलायंस बन चुका है। अब सब्सिडी अलायंस कुछ नहीं है, पूरा ब्रिटिश का ही कंट्रोल है वो। तो आज की क्लास में मराठास में हम लोग जानने वाले हैं कि मराठास कैसे इस सब्सिडी अलायंस के चक्कर में फंसा है। और जो भी राज्य, जो भी स्टेट एक बार सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया तो उसका तो खैर नहीं है, उसको बहुत प्रॉब्लम आ सकता है।
और क्या क्या तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आज इस मॉड्यूल में भी तुम लोगों को पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे लोग देखो, मराठा, मराठा बहुत बड़ा साम्राज्य था मराठा, समझे, बहुत बड़ा साम्राज्य था मराठा, भी कम नहीं है मराठा। कहा जाता है कि इंडिया में यदि मुगल को कोई ख़त्म कर सकता था तो वो मराठा था। जान के हैरान हो जाओगे विद्यार्थी लोग, जब औरंगजेब का डेथ हुआ उसके बाद जानते हो तुम लोग कि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूटना शुरू हो गया, अलग अलग छोटे छोटे भाग में टूट गए भारत में। तो जब टूट रहा था तो एक जो एम्पायर है वो जो राइज कर रहा था, एक डायनेस्टी राइज कर रहा था, वो है मराठा। हद तो तब हो गया विद्यार्थी लोग जब मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो भी वीक सक्सेसर सब आए हैं उसमें तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस था मराठास का, यानी कि मराठा तय करता था कि कौन वहाँ पे राजा बनेगा, मुगल एम्पायर। समझ पा रहे हो, इस लेवल पे इंटरफेरेंस, यानी कि मराठा दे वर बिकमिंग द किंग मेकर्स, वो किंग मेकर्स की भूमिका में आ गए कि किसको सिंहासन पर रखना है, मतलब इतना दबदबा था। ब्रिटिश आया सीन पे, ब्रिटिश आया सीन पे, तो भारत में अब है 3 पावर, और ये 3 पावर लड़ेगा जीतने के लिए। तो जानते हो कि मुगल तो डिफीट हो ही गया, औरंगजेब का डेथ के बाद तो मुगल खत्म होना शुरू, क्योंकि 1707 के बाद औरंगजेब का डेथ हो गया, तभी से मॉडर्न स्टार्ट हुआ, मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हुआ। हम जानते हैं इस बात को, कई बार मैं बोल चुका हूँ अपने लेक्चर में। तो मराठा डिक्लाइन, क्योंकि उसके बाद भी जो सक्सेसर आया तो खास तो सक्सेसर था नहीं। फारुखसियार देखो, फारुखसियार कौन खास था, कोई खास नहीं। रंगीला आया, वो भी खास नहीं। तो उसके बाद आपको कुछ दिखेगा नहीं वैसा कुछ। आलमगीर 2 के टाइम में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, आलमगीर 2 के टाइम में बेडारा भी हुआ, बहुत कम समय के लिए टेन्योर था। तो अब मराठा का इंटरफेरेंस बहुत बढ़ रहा है, कहाँ पे, मुगल कोर्ट में। बच्चे लोग समझो कि मराठा भी खत्म, तो पावर किसके बीच में रहा, यानी सॉरी मराठा बोले, मुगल भी खत्म। तो 2 रहा, सुप्रीम कंटेंडर भारत को कंट्रोल करने के लिए एक ब्रिटिश है और एक कौन है, मराठा। हम जानते हैं इस बात को कि अहमद शाह अब्दाली जो अफगान से आया है, उधर से जो आया है, उसने कमर तोड़ दिया मराठास का इन द बैटल ऑफ पानीपत, 3rd बैटल ऑफ पानीपत 1761। मराठा टूट गया, बिखर गया। उसके बाद भी पेशवा लोग थे जिसने मराठा को फिर संभाला। मराठा वो मराठा नहीं रहा जो कि पहले हुआ करता था। हाँ, नीचे गया है, मैं पेशवा फिर ऊपर लाने का प्रयास किया पावर को, ब्रिटिश को मौका मिल चुका था। तो अब ब्रिटिश मैसूर भी खत्म कर दिया। तो ब्रिटिश के बाद एक ही कंटेंडर है, वो है मराठा। यदि ब्रिटिश मराठा को हरा देगा तो पूरा भारत का साम्राज्य वो ले लेगा, और वही करता है। समझ रहे हो ना, इसलिए मराठा जो एम्पायर है उसको गिराना जरूरी है ब्रिटिश के लिए, ताकि पूरा कंट्रोल करे भारत पे। तो लास्ट कंटेंडर है ये। अब देखते हैं कि किस तरह ब्रिटिश ने मराठा का जो एस्पिरेशन है उसको तोड़ा है। देखो यहाँ पे मराठा का टेरिटोरी देखो विद्यार्थी लोग, जब मराठा का बात करते तो तुम्हारे दिमाग में हो सकता है महाराष्ट्र वाला बस इलाका रहे, ऐसा नहीं है। मराठा भी, क्योंकि मराठा को उतना ग्लोरीफाई नहीं किया गया बुक में जितना ग्लोरीफाई करने की जरूरत है। देख रहे हो ना एम्पायर कितना बड़ा है इसका, बहुत बड़ा एम्पायर है इसका, ये भी पीक पे था अपने टाइम में। द कन्क्वेस्ट ऑफ मराठास वॉज ड्यू टू द इनऑर्डिनेट एम्बिशन ऑफ द इंग्लिश। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को बनना है सबसे पावरफुल, पैरामाउंसी अपना स्थापित करना है भारत में, तो उसका टकराव डायरेक्ट मराठास के साथ होगा, क्योंकि मराठास एकमात्र पावर बचा है जो कि रूल करना चाहता है कंट्री का मैक्सिमम एरिया को। समझ गए ना? आगे देखो बच्चे लोग, तो ये शिवाजी का फैमिली ट्री है। देखो अब अभी जो इंग्लिश के साथ जो संघर्ष चलेगा, शिवाजी तो अभी है नहीं, शिवाजी तो मर गए। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी फाउंडर है तुम्हारा मराठा एम्पायर का, या मराठा टेरिटोरी का। और जो पूना है, बार बार पूना का जिक्र आएगा, पूना हमेशा से कैपिटल रहा है मराठा का, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है पूना, समझे ना? पूना। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी और राजा राम। संभाजी देखो, संभाजी को औरंगजेब ने मार दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था औरंगजेब ने, समझे? और संभाजी को मार के साहू जी जो उसके पुत्र है उसको होस्टेज बना लिए थे, प्रिजन में डाल दिए थे औरंगजेब। तो इसलिए विद्यार्थी लोग, छत्रपति शिवाजी के डेथ के बाद तुमको संभाजी नजर आएंगे एज अ रूलर।
अभी पेशवा नहीं है, रूलर है ये। पेशवा वाला कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, ठीक है। पेशवा मतलब वजीर होता है, प्राइम मिनिस्टर। बाद में तुमको पता चला कि वो पेशवा ही ज़्यादा पावरफुल हो गया रूलर से। छत्रपति शिवाजी सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, समझे, पूरा मराठा का। तो छत्रपति शिवाजी के बाद कौन आया? संभाजी। संभाजी को औरंगजेब ने मार दिया और साहू जी को क्या किया उसने? अपना गिरफ्त में ले लिया, जेल में डाल दिया। हाँ, तो राजा राम बने। राजा राम दूसरा भाई, यानी कि छत्रपति शिवाजी का दूसरा बेटा। तो राजा राम सिंहासन पे आए। जब राजा राम मरे तो उसकी जो बीवी है ताराबाई, उसने क्या किया? शासन किया। क्योंकि उस समय उसका जो बेटा था शिवाजी 2 वो माइनर सन था, तो जो छोटा इन्फेंट है वो कैसे रूल करेगा? तो विद द हेल्प ऑफ ताराबाई उसने रूल किया। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? अब जब साहू जी को रिलीज किया गया जेल से, साहू जी को मारा नहीं है, साहू जी को जेल में रखा है औरंगजेब ने। जब औरंगजेब का डेथ हुआ तो साहू जी रिलीज होंगे। जब साहू जी आएंगे तो फिर वो राजगद्दी में आएंगे, इसलिए 5th रूलर है वो। ये फैमिली ट्री है, समझ पा रहे हो ना? साहू जी के डेथ के बाद जो उनके एडॉप्टेड सन थे राजा राम 2, वो सिंहासन पे आए हैं। कहोगे कि सर उसके बाद कोई नहीं है क्या? उसके बाद है। उसके बाद ये जो रूलर है इसका सिग्निफिकेंस उतना नहीं है। कहोगे क्यों नहीं है सर? क्योंकि देखो बच्चे लोग, ये जो 5 नंबर जो दिया गया है साहू जी, जिसका टेन्योर जो तुमको दिख रहा है 1707 से लेकर 1749, इस टाइम में पेशवा पावरफुल हो गया। रूलर और पेशवा, ये सुनो बच्चे लोग, यहाँ पे देखो देखो क्या रिलेशन है। छत्रपति शिवाजी जब तक जिंदा रहे, पेशवा का अपना था वो पोस्ट था। जैसे अभी भी देखो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है ना, अभी प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल है और प्रेसिडेंट बगल में बैठा हुआ है। यहाँ पे ऐसा हुआ कि रूलर सबसे पावरफुल, और यानी कि छत्रपति शिवाजी बहुत पावरफुल, उनका बेटा संभाजी बहुत पावरफुल, ठीक है। बट जब साहू जी का रिलीज हुआ, जो कि औरंगजेब के उस जेल में थे, औरंगजेब के डेथ के बाद वो रिलीज हुए, देखो 1707 लिखा गया, क्योंकि मरने के बाद ही रिलीज हुए। तो इनके टाइम में पेशवा जो पोस्ट है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो इसलिए उसके बाद जो रूलर का जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो घटना शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हो ना? इसलिए अब जो केंद्र, अब जो चर्चा का जो विषय होगा वो पेशवा होगा। इसलिए फैमिली ट्री समझने से कोई फायदा नहीं है। समझो, अच्छी बात है फॉर द इंफॉर्मेशन, मगर जो पावर किसके हाथ में है? पावर अब पेशवा के हाथ में है, रूलर के हाथ में नहीं है। रूलर के हाथ में कब तक पावर था? जब तक तुम्हारा साहू जी 1707 से लेकर 1749 के बीच पीरियड में, क्योंकि बीच में ऐसा आएगा कि पेशवा बहुत पावरफुल हो जाएगा। अभी समझोगे थोड़ी देर में। ये समझ में आ गया ये ट्री? चलो अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, ये समझ में, ये बहुत जरूरी है। पेशवा सिर्फ हायरार्की, पेशवा मतलब वजीर। अब वजीर पावरफुल हो जाएगा, रूलर गया भाड़ में, रूलर साइड कर दिया गया। छत्रपति शिवाजी से जो भी हायरार्की आ रहा था, समझे, कहाँ तक आया था जी? साहू जी तक। अब ये बालाजी विश्वनाथ का टेन्योर देखो, 1713 से लेके 1720। कहा जाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है। इन्होंने क्या किया? फिर से मराठा को राइज किया पकड़ के, समझे। मराठा जो बिखर रहा था फिर ऊपर उठाए हैं। तो बालाजी विश्वनाथ है। देखो बालाजी विश्वनाथ जैसे पेशवा बने तो उसके बाद पेशवा वाला जो पोस्ट है वो इंपॉर्टेंट हो गया, और रूलर वाला पोस्ट जो है वो बैक सीट में चला गया। समझ गए? तो अब तुम लोग देखो बच्चों, पहले जरूरी है इस संघर्ष से पहले उसका ट्री समझना जरूरी है कि हो क्या रहा था वहाँ पे, तभी तुम मॉडर्न स्पेक्ट्रम जो रेफरेंस दिए हैं तभी तो बुक को समझ पाओगे अच्छे से। बालाजी विश्वनाथ का पीरियड देखो 1713 से लेकर 1720। अब फिर ऊपर पेज में जाओ तुम लोग तो वहाँ पे साहू जी का पीरियड देखो 1707 से लेकर 1749 है। इसका मतलब साहू जी के टाइम में ही, उस टेन्योर में ही पेशवाशिप का राइज हुआ है। आर यू गेटिंग मी? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साहू जी कुछ ही समय तक के लिए बहुत पावरफुल रहे हैं, क्योंकि साहू जी भले ही टेन्योर लंबा किए मगर वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते थे ठीक से। यही कारण है कि जो वजीर है वो वजीर ज़्यादा पावरफुल हो गया पेशवा, और उसके बाद जो पेशवा वो स्पेशल पोस्ट हो गया मराठास के लिए, और उसके बाद जो लीड करेगा मराठास को वो पेशवा करेगा। और उसमें एक से एक रूलर आया, उसमें एक से एक मूवी बना है। तुम लोग मूवी जानते हो ना, रणवीर सिंह का मूवी बाजीराव मस्तानी, वो बिल्कुल वो सेकंड वाला आदमी का है। वो बाजीराव 1 1720 से लेकर 1740, बिल्कुल इनके ऊपर ही वो मूवी आया था। हाँ ये वाला देखो, सेकंड वाला जो लिखा गया है, बाजीराव 1 1720 से लेकर 1740, एक भी बैटल ये आदमी नहीं हारा है अपने जीवन में। बहुत पावरफुल जो देखो फाउंडर तो चलो ठीक है बालाजी विश्वनाथ को जाता है, मगर जो कहो कि एम्पायर को जो जिनित में पहुंचाया है, जो मैक्सिमम पहुंचाया है मराठा को फिर से एक बार, वो है बाजीराव 1 है।
ठीक है। तो जैसे देखो बाबू, छत्रपति शिवाजी का बहुत ज़्यादा है ना, बहुत बड़ा कद है मराठा में, बहुत ज़्यादा कद से लिया था। तो बिल्कुल उसी लेवल पे बाजीराव वान का भी है इंपॉर्टेंस, समझे, उनको भी उतना ही कद दिया जाता है। तो मराठी को पूछोगे तो छत्रपति शिवाजी का नाम भी बताएगा, साथ साथ बाजीराव वान का भी बात बताएगा। तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, समझे, ये दो इंपॉर्टेंट आदमी है पूरा मराठा टेरिटरी में, समझ गए। अब देखो अब क्या हुआ, साइड में क्या लिखा गया, बस चलो देखो यहाँ पे कि पेशवा, पेशवा का मतलब वही प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो, वही वजीर बोल सकते हो, जो किंग को असिस्ट करेगा। सही बात है ना, किंग तो जानते हो, किंग का अब रेलेवेंस उतना रहा नहीं, आस्ते आस्ते पेशवा से भी इंपॉर्टेंट होने लगा। अब ये ट्री देखो, ये ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, ये ट्री को समझना। देखो तो बालाजी विश्वनाथ जो कि 1713 से लेकर 1720 तक रहे। बच्चे लोग, तुम लोग को याद है कि बालाजी विश्वनाथ का जो पीरियड है ये फारुखसियार से मैच करता है। फारुखसियार इसी टाइम में उधर मुगल एम्पायर है। हाँ समझो बात को, आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप कंटेंडर का एम्पायर जो है, जो कंपटीशन हो रहा है, उसमें कौन सा रूलर है। तो फारुखसियार के साथ वो मैच कर जाएगा पीरियड। उसके बाद आए बाजीराव। अब बाजीराव के दो पुत्र, एक रघुनाथ राव और एक बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहब भी कहा जाता है। देखो कन्फ्यूजन यहीं से होता है कि बाजीराव वान और बालाजी बाजीराव में। तो बालाजी बाजीराव कौन है, पुत्र है, सेकंड पुत्र है। समझ गए स्टूडेंट। अब बात समझो, अब बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये। बालाजी बाजीराव जिसका नाम क्या है, नाना साहब भी है। देखो ये अच्छा खासा रूल किए है, 1740 से लेकर 1761 तक रूल किए है ना, 21 साल है ये। इनके 3 पुत्र हुए, अभी समझते चलो। 3 पुत्र हुए, एक विश्वास राव हुए हैं, एक माधव राव हुए हैं, और एक तुम्हारा नारायण राव हुए हैं। समझ पा रहे हो ना, नारायण राव हुए हैं। नारायण राव का जो पुत्र हुआ है वो भी मरणोपरांत हुआ है। मरणोपरांत का मतलब क्या है कि नारायण राव मर चुके थे और उनकी जो बीवी थी वो प्रेग्नेंट थी। तो नारायण राव मर गए, तब बच्चे का जन्म हुआ है, तो इसलिए मरणोपरांत जन्म हुआ है। इसका इसी का नाम क्या है, सवाई माधव। सवाई का मतलब होता है 1.5 महीना, 1.5-2.5 महीना, जो बोलते हैं ना, पौने समथिंग बोलते हैं ना ऐसे करके। तो मराठी में सवाई का मतलब होता है कि वही कुछ मंथ का है, वो 1.5 महीना समथिंग का है। और 1.5 महीना में ही वो विद द हेल्प ऑफ नाना फडणवीस, नाना फडणवीस उस समय किंग मेकर का भूमिका में थे, अभी मैं बताऊंगा, वो भी नोबल्स है एक तरह से। तो उन्होंने क्या किया कि नो, जो नारायण राव का जो बेटा होगा वही बनेगा सवाई माधव, सवाई माधव भी बनेगा पेशवा। तो छोटा बच्चा को डाल दिया उसमें सिंहासन में। ये याद रहेगा क्रोनोलॉजी। देखो बच्चा लोग, बाजीराव वान के बाद कौन आया, बालाजी बाजीराव आया, ट्री आया। उसके बाद कौन सिंहासन पाया, माधव राव आया। उसके बाद कौन सिंहासन पाया, नारायण राव आया। बट नारायण राव के बाद गौर करना, रघुनाथ राव आया है। देख रहे हो, 5 के बाद 6 कहाँ पे, रघुनाथ राव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब भतीजा मरा तो फिर चाचा आया। बढ़िया समझो, क्यों, क्योंकि जब भतीजा मरा तो उसका कोई वारिस ही नहीं है, तो रघुनाथ राव आ गया। समझे, रघुनाथ राव आया। मगर जब भतीजे का बेटा हुआ तो जाहिर सी बात है, वो ब्लड, वो जो लाइन चल रहा है उसी का रखेगा आदमी फिर। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए रघुनाथ राव चाह के भी उसको राजगद्दी नहीं मिल पाया। और यहाँ जो बैटल हुआ है मराठा का, वो ये रघुनाथ राव का ही ये ग्रीड है, जिसकी वजह से बैटल हुआ है मराठा का, स्टार्ट हुआ है। आया समझ में ये यहाँ तक तुम लोग को। चलो इसको और फर्दर समझते हैं और अच्छे से। देखो इसमें और क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। देखो पेशवाशिप हायरार्की, देखो बालाजी विश्वनाथ जानते हो, इनके बारे में बता चुका हूँ, ये फाउंडर है, यानी कि रियल फाउंडर तो कौन है, छत्रपति शिवाजी। उसके बाद कहो कि इन्होंने ही बहुत ज़्यादा ही इम्पेटस दिया है मराठास में, फिर से एक बार खड़ा किया है मराठा को। तो फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ हेरिडेटरी पेशवास एंड सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट। समझ गए ना, सेकंड फाउंडर माना जाएगा इनको। और पेशवाशिप वाला जो कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ, जो हैराकी की, इसका बेटा ही पेशवा बनेगा, फिर उसका बेटा ही पेशवा बनेगा, ये परंपरा शुरू हुआ है बालाजी विश्वनाथ से। अब बालाजी विश्वनाथ का टेन्योर हमेशा याद रहना चाहिए तुम लोग को, 1713 से लेकर 1720, ठीक है। उनके जो पुत्र आए बाजीराव वान, मेन आदमी तो ये है, बाजीराव वान 20 साल तक सिंहासन पर रहे हैं, 1720 से लेकर 1740 तक, समझ रहे हो ना। और ये पीरियड तुम्हारा रंगीला से ही मैच कर जाएगा, मोहम्मद रंगीला, बिल्कुल। तो देखो इस आदमी का कंट्रीब्यूशन क्या, बढ़िया समझते चलो स्टूडेंट। इस आदमी का कंट्रीब्यूशन क्या है कि मराठा एम्पायर रीच इट्स जेनिथ, बोले ना कि बाजीराव वान के टाइम में मराठा अपने पीक पे था। ये 20 साल में कभी भी एक बैटल भी नहीं लड़ा ये आदमी,
नहीं हारा एक भी बैटल, जितना भी बैटल लड़ने के लिए गया सब जीता है, एक बैटल भी ये नहीं हारा है ये, इसलिए ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है ये, समझ गए। और देखो ये चाहते थे कि हिंदू एम्पायर बने, हिंदू बादशाही, यानी कि पूरा एक एम्पायर बना, हिंदू हम किंगडम बनाए, समझ रहे हो ना। हाँ, इस वजह से थोड़ा निगेटिविटी भी है, हर समय मराठा पे आरोप लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी हुआ करता था, अभी भी क्रिटिक्स बोलते हैं ये चीज़। और जिस हिसाब से औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी का कन्फ्लिक्ट चला है, तो उससे भी इंडिकेशन आता है कि मुस्लिम को लेकर हेट्रेड था। समझ पा रहे हो बात को ना। हाँ, इसको आप अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, वो छोड़ दो। आगे देखो, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाजीराव वान ऐसे शख्सियत थे कि इन्होंने क्या किया कि मराठा चीफ, देखो अब मराठा चीफ, देखो बच्चे लोग भले ही पेशवा हो तो अलग अलग जगह, देखो मराठा बहुत बड़ा एम्पायर है, जैसे ग्वालियर में भी एक चीफ है, एक तुम्हारा होलकर भी है, अलग अलग जगह पे मराठा चीफ्स होगा, और सबको इसने कंसोलिडेट किया और सब पेशवा के नीचे रहेगा, यानी कि इनसे पावर डिराइव करेगा बहुत सारा चीफ्स है, वो भी बहुत पावरफुल है अपने जगह पे, वो भी रूल करेगा। जैसे देखो पीएम, मान के चलो कि पीएम डायरेक्ट सब सीएम को कंट्रोल कर रहा है, तो मराठा चीफ, जितने भी मराठा चीफ्स थे सबका कन्फेडरेसी बनाया और ये हेड बने हैं, तो पावर कंसोलिडेट किया है इन्होंने। आया समझ में ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है अभी तुम्हारा एंग्लो ये मराठा वार के लिए, मराठा चीफ्स को समझना जरूरी है। तो क्या बोला, एक कन्फेडरेसी बनाया, यानी कि ग्रुप बनाया इन्होंने मराठा चीफ्स का, जहाँ पे ये लीड कर रहे थे। अब देखो बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाजीराव वान के मरने के बाद जानते हो दो इनका पुत्र, रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव, देखो ऊपर भी जाकर देखो यही चीज़ था ना, बाजीराव वान के बाद दो पुत्र रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव, जिसको हम नाना साहब भी कहते हैं, ऊपर से भी मैच करते रहना तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। देखो बालाजी बाजीराव का, अब बालाजी बाजीराव बन जाएंगे, सिंहासन पे आ जाएंगे पेशवा, क्योंकि जो देखो पुत्र भले ही दो है, फर्स्ट किसको होता है प्रायोरिटी, बड़ा को, एल्डर को मिलता है मौका, सही बात है ना, एल्डर को मौका मिलेगा, यदि एल्डर इनकम्पिटेंट हो तो फिर जूनियर को मिलेगा, यंगर को मिलेगा, ये नियम है। जैसे होता है, जैसे एग्जांपल देखो बहुत सारा ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि एल्डर कोई काम का नहीं है तो फिर यंगर को मिल जाएगा, और कई बार ऐसा भी हो कि एल्डर और यंगर में झगड़ा हुआ, जो बचा वो बना, जैसे औरंगजेब का देखो, दारा सिकाई को मार दिया ना, तब जाकर प्रिंस खुर्रम औरंगजेब बना है, समझ पा रहे हो ना बात को। तो देखो बालाजी बाजीराव सिंहासन पे आया, और उस समय संगोला एग्रीमेंट हुआ था, संगोला एग्रीमेंट का मतलब वही पेशवा और किंग के बीच में, किंग जो कि चल रहा है अभी, जो कि वीक है अभी पोजिशन, उसके बीच में हुआ कि जितने भी पावर है अब पेशवा करेगा, किंग बस नॉमिनल हेड है। जब अभी जो प्रेसिडेंट का हालत है ना भारत में कि प्रेसिडेंट का केवल नॉमिनल हेड है, जो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये संगोला एग्रीमेंट में ये तय हो गया कि बालाजी बाजीराव ही सबसे पावरफुल होंगे, जो भी किंग का पावर था वो सब पावर इस पेशवा ने अपने अंदर रख लिया। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ संगोला एग्रीमेंट। और बच्चे लोग कमर टूटा है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हमारे कौन से पेशवा इन्वॉल्व थे, तो बालाजी बाजीराव। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, इसका मतलब कमर टूटेगा ना, कमर टूटेगा स्टूडेंट, समझे। अब देखो बालाजी बाजीराव लड़े, हम जानते हैं कि मराठा बैडली डिफीट हुआ है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो बच्चे लोग इनके तीन पुत्र समझो, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव, समझते चलो। विश्वास राव बेचारा, विश्वास राव जो इनके बड़े पुत्र थे वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मर गए, बहुत ही बड़ा सेटबैक, क्या बीता होगा बालाजी बाजीराव पे। और इतना ये शोक में चले गए, इतना शोक में चले गए कि 1 साल के अंदर ही इनका भी डेथ हो गया, बालाजी बाजीराव का, बेटा के शोक में, गम में। होता है ना ऐसा कि प्रिय बेटा यदि मर जाए, बड़ा बेटा मर जाए तो है ना, पिता को अफसोस तो होगा ही होगा, है ना। यदि बेटा, बाप के सामने यदि बेटा, किसी बेटा का मृत्यु होता है तो वो सबसे हार्ड डेज है किसी भी बाप के लिए, सही बात है ना। तो 1 साल के अंदर इनका देहांत हो गया बालाजी बाजीराव का, और विश्वास राव तो मर चुका है, समझे। और ये जो बैटल हुआ है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसने पूरा क्रश कर दिया मराठा का, बहुत वीक बना दिया उसने। तो कौन बचा बेटा, माधव राव और नारायण राव बचा ना। अब देखो माधव राव उतना एक्सपीरियंस आदमी नहीं था, कह सकते हो। अब इसलिए माधव राव को असिस्ट कर रहा है उसका चाचा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव देखो, अब देखो विश्वास राव तो खत्म हो गया,
अब कौन सिंहासन पाएगा? दूसरा बेटा ऐसे माधव राव को असिस्ट करेगा रघुनाथ राव चलाने में, और ये भी काम करता है। देखो, एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ब्रॉट मैनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल रिफॉर्म, बहुत ये भी अच्छा प्रशासक थे और इन्होंने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किया, मगर ये अकेले राजगद्दी पे नहीं थे, रघुनाथ राव भी उसको असिस्ट करते थे। देखो बाबू, सत्ता का भूख सबको होता है ना। हाँ, उसके मन में भी, रघुनाथ राव के मन में भी तो खटकेगा कि हमारा भाई राजा बना, उसका बेटा राजा बनेगा, तो हम क्या यहाँ पे झाल बजाने के लिए आए हैं? मन में आएगा ना उसको भी। और राजा जानते हो ना, राजा पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। तो रघुनाथ राव असिस्ट करा माधव राव का, बट ये जो माधव राव है ये मर गया टीबी के वजह से, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था इसको। और ये आदमी ने क्या किया कि फिर से मराठा को रिवाइव भी किया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जानते हो बुरा स्थिति हो गया, उसके बाद यदि रिवाइवल करोगे मराठा का ए बाबू, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माधव राव तुमको याद होगा, यदि तुमको ठीक से याद है तो मैंने कहा था कि हैदर अली मैसूर को बार बार मराठा को अटैक कर रहा था। हैदर अली जब सिंहासन पर आया था 1761 में, तो उस समय भी अटैक हो रहा था, वो और कोई नहीं, ये माधव राव ही था। तो माधव राव के टाइम में फिर से ग्लोरी किया गया, फिर से ग्लोरीफाई हुआ मराठा को फिर से रिवाइव करने का प्रयास किया गया आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। समझ में आ रहा है ना? मैं बेचारा ये भी मर गया टीबी के वजह से। तो अब किसके ऊपर आएगा दामोदर? किसके ऊपर आएगा बताओ तो? नारायण राव जो थर्ड बेटा है बालाजी बाजीराव का। मत देखो क्या हुआ, रघुनाथ राव अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बोले कितना आदमी को हम असिस्ट करते रहेंगे, साइड से बैठ के मार दिया, मर्डर कर दिया अपना ही भतीजा का। रघुनाथ राव ने अपना भतीजा को मर्डर कर दिया, बोला कि तीनों लाइन खत्म। विश्वास राव मर चुका है, समझो बात को, माधव राव टीबी से मर चुका है। जब नारायण राव मर जाएगा तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा और हम बढ़ जाएंगे सिंहासन पे। मगर देख तो नीति को कुछ और पसंद है। नारायण राव का शादी जो हुआ था, ठीक है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। अब बस इसके मरने के बाद इसके मरणोपरांत बच्चा हो गया, और जब बच्चा होगा तो उसका लाइन बच्चा ही बनेगा ना, फिर माइनर सन बनेगा अब हेड। देखो क्या हुआ, रघुनाथ राव ने क्या किया, मार दिया इसको और खुद पेशवा बन गया। कुछ दिन तक रूल किया है, क्या अभी बच्चा हुआ नहीं उधर, कुछ दिन, हाँ कुछ दिन रूल किया है, मजे में रूल किया है रघुनाथ राव। उसको लग रहा था हम पेशवा बन गए, मगर कोई लोग स्वीकार नहीं करेगा इसको। क्यों? क्योंकि नारायण राव का बेटा हो चुका है सवाई माधव राव, जो कि मरणोपरांत हुआ है, यानी कि नारायण राव के मरने के बाद उसका बच्चे का जन्म हुआ है। तो न्यू बॉर्न इन्फेंट बट लेजिटिमेट हेड, क्योंकि उसको स्वीकार मिलेगा, क्योंकि उसका बेटा है वो नारायण राव। अब बाबू संघर्ष चलेगा ना राजगद्दी के लिए, किसके किसके बीच में चलेगा? रघुनाथ राव और सवाई माधव राव के बीच में। यहीं से तुम्हारा बैटल शुरू होता है। आया ट्री समझ में क्या क्या हुआ था? देखो, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो पहले आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि घर का ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, पेशवा का स्ट्रक्चर क्या है। चलो अब समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब तुमको ये भी समझना होगा बच्चे लोग, नाना फडणवीस बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत कोर्ट में, वो भी एक मिनिस्टर थे, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। पेशवा पावरफुल, हाँ, अब जो किंग है वो केवल नॉमिनल हेड है, किंग जो बना है वो नाम के लिए किंग है, पेशवा सबसे पावरफुल है। और कोर्ट में और भी होंगे ना मिनिस्टर सब, उस मिनिस्टर में एक आते थे तुम्हारा नाना फडणवीस भी। अब बाबू नाना फडणवीस बहुत तगड़ा आदमी, नाना फडणवीस बहुत तगड़ा आदमी, उसको कहा जाता है किंग मेकर। वो चाहे तो किसी को भी उठा सकता है, वो चाहे तो किसी को भी गिरा सकता है, किसी को भी पेशवा बना सकता है। और नाना फडणवीस इस आदमी को पसंद नहीं करता था, रघुनाथ राव को, इसलिए 12 भाई कंस्पिरेसी हुआ। 12 मतलब 12 जो मेंबर्स, 12 जो मेंबर है कोर्ट का, वो सब मिले और डिसीजन लिए कि नो, रघुनाथ राव को निकालो यहाँ से राजगद्दी से। जो उसका बेटा हुआ है मरणोपरांत, जो बेटा हुआ, क्या नाम है, सवाई माधव राव, भले ही वो बच्चा है उसको करेंगे ना। अरे भाई रूल तो हम ही लोग करेंगे। अरे बाबू बताओ तो 1.5 साल का बच्चा रूल करेगा क्या कंट्री को? हाँ, टेरिटोरी को तो कौन रूल करता? नाना फडणवीस लोग ही करता ना, यही लोग ने करता। समझ पा रहे हो ना? उसको बना देंगे, सिंहासन हमारे पास आ जाएगा। कंस्पिरेसी रच दिया। हाँ, इसी को बोलते हैं 12 भाई। 12 भाई का मतलब क्या? 12 आदमी सब है, 12 आदमी सब है।
जो कंस्पिरेसी रच रहा है, इसलिए 12 भाई कंस्पिरेसी कहते हैं इसको। अब देखो बच्चे लोग, जानते हो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी है मुंबई में, है ना, वही बॉम्बे में, सॉरी। तो अब रघुनाथ राव दौड़ते हुए चला जाएगा कहाँ पे, इंग्लिश के पास, बोलेगा हेल्प करो ना, हमको राजगद्दी में रहना है, हमको ही पेशवा रहना है, बताओ नाना फडणवीस हमको निकाल रहा है। तो बहू बैठा हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही तलाश में कि कब आए, क्योंकि देखो उसको ऊपर मिल चुका है, समझ रहे हो ना, उसको मिल गया है ऊपर वाला इलाका, बंगाल मिल चुका है, नीचे मैसूर में भी संघर्ष चल ही रहा है उसका। हाँ, अभी मैसूर का संघर्ष पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि फर्स्ट वार है ये, हाँ समझे ना, क्योंकि वो पैरेलल चल रहा है। अब बात समझो, तो रघुनाथ राव दौड़ते हुए आया ब्रिटिश के पास, वही बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास, और बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी का इंतजार में वो था कि भाई कब तक खाली कमर्शियल पावर में हम रहेंगे ब्रिटिश, समझे, कब हम पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो, क्योंकि हम बंगाल में तो हो चुके हैं, बंगाल में हो चुका है ना, देखो तो पीरियड ये 1775 का है बच्चे लोग, और 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब अपने हाथ में आ गया। तो वहाँ तो सत्ता का सुख झेल रहा है, सत्ता का सुख में है वो। ये चाहेगा ना कि जब हम ईस्ट की तरफ हम भारत को कब्जा लिए हैं, तो मुंबई भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैसूर में संघर्ष तो चल ही रहा है, तो बिल्कुल तलाश में ही है। वही बोला कि जैसे हम पॉलिटिकल पावर बंगाल में बन चुके हैं, तो यहाँ पे ही बनना चाहते, इसलिए ये हेल्प कर देता है, समझे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और ट्रीटी ऑफ वाडेगांव, और ट्रीटी ऑफ सालभाई। अब इतना ट्रीटी क्या है, तो इसको समझो, इसका हिस्ट्री है कुछ। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे समझो फिगर को। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से लेके 1782 तक हुआ है, लगभग कहोगे 7 साल हुआ है ये, 7 ईयर्स तक हुआ है ये जद्दोजहद, समझे ना, ये बैटल, संघर्ष। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझो स्टूडेंट, तब तुमको वो ट्रीटी समझ में आएगा, जो ट्रीटी बताया ना ऊपर में, वाडेगांव सब दुनिया भर का ट्रीटी है, वो ट्रीटी तुमको कहानी समझोगे तभी उस ट्रीटी के बारे में समझ में आएगा। देखो पहला देखो स्टेप क्या हुआ, 1775 में जो मुंबई गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो कि अभी ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, इसने स्वीकार किया कि ठीक है, रघुनाथ राव जो बोल रहा है कि वो पेशवा बनेगा, हम असिस्ट करेंगे, हम अपना आर्मी भेज देंगे लड़ने के लिए सवाई माधवराव से, यानी कि नाना फडणवीस के टीम से लड़ने के लिए हम भेज देंगे उसको। ये मुंबई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, समझ गए ना, चलो ठीक है। बट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है। देखो अब कैसे कैसे काम होता है यहाँ पे। 70 बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो, प्रेसिडेंसी तो बन गया, प्रेसिडेंसी और टेरिटरी वो अलग चीज़ है, टेरिटरी को कन्क्वर करना बोला, प्रेसिडेंसी तो बन चुका है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन चुका, मद्रास प्रेसिडेंसी फर्स्ट बना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी बना, याद है ना, प्रेसिडेंसी बना, जो कि बाद में प्रोविंस भी बन जाता है, बाद में जाके प्रोविंस तब बनेगा जब आप टेरिटरी कन्क्वर कर लोगे। 1773 में याद करो, ईस्ट इंडिया कंपनी डिफॉल्ट हो गया था, उससे पहले ये दौड़ते हुए गया था वहाँ पे लोन लेने के लिए इंग्लैंड के गवर्नमेंट से। तो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने क्या कहा, ठीक है हम तुमको लोन देते हैं, मगर हम रूल सब हम ही बताएंगे और उस हिसाब से तुम काम करोगे। अब क्या कर दिया है कि मद्रास का जो गवर्नर है और जो बम्बई का गवर्नर, ये सबऑर्डिनेट हो जाएगा कलकत्ता के गवर्नर के नीचे, यानी कलकत्ता के गवर्नर को भेजना पड़ेगा रिपोर्ट्स सब इन लोग को, दोनों को, यानी कि गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे मस्ट बी अकाउंटेबल टू द गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल जो हो गया वो टोटल गवर्नर हो गया तीनों प्रेसिडेंसी का, हुआ ना। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आ गया। अब देखो बच्चे लोग, आज 1773 में जानते हो कि वॉरेन हस्टिंग आ चुका है गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में। बात समझ रहे हो, बात क्या बोल रहे हैं, वॉरेन हस्टिंग वही रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो वॉरेन हस्टिंग आया था जिसने डुअल गवर्नमेंट खत्म कर दिया था। वॉरेन हस्टिंग बोला, ए बॉम्बे तुम हमसे पूछा रहे, अपने मन से कर देगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो लग चुका है, हमको पूछो, तुम हमको पूछा ही नहीं है, इसलिए जो तुम ट्रीटी साइन किया है रघुनाथ राव के साथ उसको इनवैलिड हम मानते हैं, क्योंकि रियल पावर तो हमारे हाथ में है, तुमको पूछना चाहिए था हमसे। देखो यही हुआ, देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ। तो ये पहला घटना घट गया ना, वही बोला कि नॉट एक्सेप्टेबल टू द बंगाल प्रेसिडेंसी, इसलिए जो 75 में जो एग्रीमेंट हुआ रघुनाथ राव और बॉम्बे गवर्नमेंट के बीच, इसको खारिज कर दिया किसने, बंगाल के प्रेसिडेंसी ने, यानी कि वॉरेन हस्टिंग ने खारिज कर दिया, ये बोलते हुए कि रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है 1773 का,
पावर मेरे हाथ में, कुछ भी करेगा तो वो हमसे पहले पूछेगा, हम इजाज़त देंगे तभी वो टीटी साइन कर सकता है, ऐसे टीटी साइन नहीं कर सकता। और उसने हमको पूछा नहीं है कि हम टीटी को ओके बोलेंगे, इसलिए टीटी इनवैलिड कर दिया गया। अब आया 1776 का टाइम, एक साल बाद। तो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है वॉरेन हस्टिंग, उसने कुछ लोगों को भेजा पीस ट्रीटी करने के लिए मराठास के साथ। यहाँ पे देखो, और इसने क्या बोला कि जो सवाई माधव है वही पेशवा बनेगा, वही नाना फडणवीस का जो कैंडिडेट है, अभी जो शिशु है। देखो बच्चे लोग देख रहे हो, तुमको कन्फ्लिक्शन नज़र आ रहा है ना कि मुंबई गवर्नमेंट कुछ और चाह रहा है, मुंबई प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर है वो कुछ और चाह रहा है, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर है वॉरेन हस्टिंग वो कुछ और चाह रहा है। दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, यानी कि दोनों प्रेसिडेंसी में कन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि ये इसको लग रहा है कि हम ही पावरफुल हैं। मत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ये उसका पावर उतना नहीं रहा, सब पावर ट्रांसफर हो गया तुम्हारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। समझ पा रहे हो ना? देखो, तो इसने ये बोला, रिप्रेजेंटेटिव भेजा और ये बोला कि साबव माधव ही पेशवा बनेगा, और ये जो रघुनाथ राव इसको पेंशन कर दो, भेज दो इसको पेंशन में, इसको खाली पेंशन मिलेगा, और ब्रिटिश को इसके लिए सेलसेट दे दो। सेलसेट एक जगह का नाम है, बताए होंगे बसिन और सेलसेट के बारे में, जब पोर्टुगीज़ के बारे में पढ़ा रहे होंगे तो बोले थे ना कैसे ले लिया था। तो ये देखो, ब्रिटिश ने कहा कि हमको सेलसेट दे दो, बॉम्बे गवर्नमेंट ने ही रिजेक्ट कर दिया, बॉम्बे गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को। रिप्रेजेंटेटिव आया, बॉम्बे गवर्नमेंट बोला कि नहीं मानेंगे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बाद, भागो यहाँ से। समझ रहे हो ना? यानी कि प्रेसिडेंसी और प्रेसिडेंसी के बीच में ही संघर्ष चल रहा है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नो, रघुनाथ राव ही होगा पेशवा, यानी कि वो अपना कैंडिडेट को लेकर अभी भी बैठा हुआ है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और 1777 में नाना फडणवीस ने भी इस ट्रीटी को वायलेट कर दिया, और उसने क्या किया, फ्रेंच को पोर्ट दे दिया। अब फ्रेंच को तो पसंद करेगा नहीं है, क्योंकि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो रहा है वहाँ पे, इंटरनेशनल इवेंट्स भी चल रहे हैं, और उसको डर है। बच्चे लोग यहाँ पे देखो, डर है इंग्लिश को, क्योंकि ऐसे भी अमेरिका में हालत बुरा था इसका इंग्लिश का, और ये लोग को डर था कि यदि फ्रेंच और मराठा एक साथ आ जाएगा तो हमारा हालत ख़राब हो जाएगा इंडिया में भी। तो देख रहे हो ना, नाना फडणवीस ने भी वायलेट कर दिया। नाना फडणवीस भी बात नहीं माना, बोला कि कौन होता है, जब तुम्हारा अपना मुंबई प्रेसिडेंसी बात नहीं माना तो हम भी बात नहीं मानेंगे, जाओ हम दे देते हैं पोर्ट फ्रेंच को। दे दिया पोर्ट फ्रेंच को। समझ रहे हो ना? और इस चीज़ का डर है वॉरेन हस्टिंग को कि कब ज़्यादा फ्रेंच और मराठा दोनों कोलाइड, यदि दोनों कोलिशन बना ले तो हालत ख़राब हो जाएगा फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे देखो, तीसरा नंबर देखो, वही लिखा गया है कि वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वहाँ पे मतलब शुरू हो गया था संघर्ष, वो भी 7-8 साल का संघर्ष चला है यूनाइटेड स्टेट्स में 13 कॉलोनीज में। तो लॉर्ड वेलेस्ली, हाँ वो लॉर्ड वेलेस्ली वहाँ के वो थे, समझे ना, कमांडर सब थे। वेलेस्ली वही वेलेस्ली जिसका तुम्हारा कहाँ पे 4th एंग्लो मैसूर वार में भूमिका था। हाँ, सब ये कर्नावालिस हुआ, वेलेस्ली, सब एक्टिव जनरल सब लोग सब हैं। देखो, बाद में गवर्नर बना दिया गया, वो अलग विषय है। देखो, तो लॉर्ड वेलेस्ली को डर था कि फ्रेंच कमांडर्स इन मराठा सर्विस वुड यूनाइट, हो सकता है जो फ्रेंच कमांडर सब मराठा के साथ मिल जाए, और हो सकता है कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाए ये। तो इसलिए इंग्लिश ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया कि वार करेंगे हम। बट इंग्लिश हार गया। इंग्लिश क्या हुआ बाबू, हार गया। समझे बात, समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश हार गया इस बैटल में। अब देखो, और ये जो संघर्ष किया, यानी कि जो गया अटैक करने के लिए, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का सोच था। ये मैं जब हारा तो टीटी साइन करना पड़ेगा ना, मैं फिर बोलेगा कि ये कैसे हो सकता है, हारा तो हम थोड़े हारे। कलकत्ता प्रेसिडेंसी क्या बोलेगा कि टीटी साइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे पूछ के हारा। टीटी कैसे साइन करेगा? टीटी साइन करने का अधिकार हमको है, फिर ऊपर से रिफ्यूज़ कर देगा। देखो, बट अगेन दिस टीटी हेल्ड इनवैलिड बाय वॉरेन हस्टिंग। और उसने क्या कहा कि प्रेसिडेंसी ऑफ मुंबई को कोई अधिकार नहीं है इस तरह का टीटी साइन करने का। तो बात समझ में आ रहा है ना क्या क्या हुआ है घटना? देखो बच्चे लोग, 2 और 3 रिलेटेड है। 2 में क्या था कि जब बंगाल का जो वॉरेन हस्टिंग है उसने अपना कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजा मराठा के साथ बात करने के लिए, पीस साइन करने के लिए, टीटी साइन करने के लिए, बोला कि सवाई माधव को ही पेशवा बना दो, रघुनाथ राव को हटा दो, और इसके लिए ब्रिटिश को एक जगह दे दो, सालसाइड दे दो। मुंबई प्रेसिडेंसी ने रिजेक्ट किया कि नो, कैंडिडेट हमारा ही बनेगा पेशवा, रघुनाथ राव ही बनेगा, जो आया था दौड़ के हमारे पास वही बनेगा। और एट द सेम टाइम इस ट्रीटी का वायलेशन नाना फडणवीस ने भी किया। नाना फडणवीस ने क्या किया कि एक पोर्ट फ्रेंच को दे दिया। अब ये डर उस समय वेलेस्ली को है, क्योंकि वेलेस्ली वहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे, बम्बई में। तो वेलेस्ली को डर हुआ कि एक तो इंटरनेशनली इवेंट हो रहा है,
अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है जिसमें मुंह के बल गिर रहा है ब्रिटिश, और वहाँ पे भी फ्रेंच हेल्प कर रहा है अमेरिकन को अगेंस्ट द ब्रिटिश। कहीं ये भी इंडिया में सिनेरियो हो जाए, मराठा और फ्रेंच मिल जाए तो हमारा हालत ख़राब हो जाएगा, मिलने से पहले ही तोड़ दो। मगर देखो ये सपना पूरा नहीं हो सका। जब इंग्लिश लड़ने के लिए गया, मुंबई प्रेसिडेंसी जब आर्मी लड़ने के लिए गया अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, हार गया वो। हारने का मतलब क्या, टीटी साइन होगा। जब टीटी साइन हुआ तो उसके बाद फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी क्या बोलता है, ये टीटी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लगा है। जब कोई भी टीटी साइन करेगा तो हमसे पूछ नहीं करेगा, हमसे कहाँ पूछा है वो, बात समझे। अब देखो इनफ इज इनफ। 4 नंबर देखो, बंगाल प्रेसिडेंसी खुद अब फोर्स भेजता है। अब बंगाल प्रेसिडेंसी का जो फोर्स होगा बाबू, उसको एक्सपीरियंस है लड़ने का, वहाँ कमांडर जनरल तगड़ा तगड़ा है, दे नो हाउ टू फाइट, समझ लो ना, उसको पता है, उसको एक्सपीरियंस है। अब बंगाल का प्रेसिडेंसी कह सकते हो वॉरेन हस्टिंग है या फिर जो भी हो उस समय, उसने भेजा और देखो हरा दिया, पकड़ के हरा दिया मराठास को। आया समझ में? मगर तुम लोग जानते हो कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी तो बार बार बोल ही रहा था कि ये सवाई माधवराव को ही बनाओ, यही नहीं बोल रहा था वो कि सवाई माधवराव ही बनना चाहिए पेशवा, तो वही छोटा बेटा उसका इन्फेंट वाला उसी को बनाया गया, यानी कि सवाई माधव को ही पेशवा बनाया गया। और रघुनाथ राव को बोला गया कि बाबू अब तुम जो क्लेम कर रहा है तुम नहीं बनेगा, भागो यहाँ से। कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी वही चाह रहा था कि रघुनाथ राव को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ का रेस्पेक्ट करता है कि पेशवा का जो हायरार्की है उसी हिसाब से होना चाहिए, वो चीज़ में वो नहीं पड़ेगा वो अंदर। और अब बोला कि बाबू सेल्फ साइड ही नहीं, हमको एलिफेंटा भी चाहिए। क्या एलिफेंटा भी जगह का नाम है बच्चे लोग, जगह का नाम है, इलोरा एलिफेंटा जगह का नाम है, महाराष्ट्र में है ये। सेल्फ साइड भी लेगा और एलिफेंटा भी ले लेगा। आया समझ में ये घटना? तो देख रहे हो। अब मैं बताता हूँ पहला जो हुआ, रघुनाथ राव जब आया मुंबई गवर्नमेंट के पास तो ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था। क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ सूरत। बट ट्रीटी ऑफ सूरत को खारिज कर दिया किसने? बंगाल प्रेसिडेंसी ने। जब सेकंड में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो भेजा मराठास के साथ साइन करने के लिए, तो उस समय ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ, मगर ट्रीटी ऑफ पुरंदर को बॉम्बे गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया और नाना फडणवीस ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब ट्रीटी ऑफ जोड़ रहा हूँ मैं। फिर ट्रीटी ऑफ वाडगांव हुआ। ट्रीटी ऑफ वाडगांव का मतलब क्या हुआ कि अब इंग्लिश हार चुका है। जब इंग्लिश हार गया तो ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुआ, तो दैट मस्ट बी कंक्लूडेड इन द ट्रीटी ऑफ वाडगांव। मगर ट्रीटी ऑफ वाडगांव को भी इनवैलिड कर दिया किसने? कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने फिर आर्मी भेजा। अब जो अब ट्रीटी होगा डेट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ सलवाई। आया समझ में? नहीं समझ में आया? ऊपर देखो, ऊपर देखो, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वाडगांव और ट्रीटी ऑफ सालवाई। हुआ ना 4 ट्रीटी? ये इवेंट 4 इवेंट बताए ना, चारों इवेंट में ट्रीटी हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब रघुनाथ राव बम्बे गवर्नमेंट के पास पहुँचा हेल्प के लिए कि हमको पेशवा बनना है, तो उस समय साइन करेगा ना रघुनाथ राव कि हम तुमको 25,000 ट्रूप्स भेजेंगे, तो वो ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ। क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ। फिर देखो ट्रीटी ऑफ सूरत रिजेक्ट कर दिया ना कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने, वो रिजेक्ट कर दिया कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ये बोलते हुए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लग चुका है। आया समझ में ये चीज़? उसके बाद फिर वहाँ का जो वॉरेन हस्टिंग है कलकत्ता प्रेसिडेंसी का, वो भेजा आदमी को। फिर यहाँ मराठा के साथ समझौता हुआ, ट्रीटी हुआ, मगर खुद यहाँ का जो गवर्नमेंट है मुंबई गवर्नमेंट उसने रिजेक्ट कर दिया। कौन सा ट्रीटी को? ट्रीटी ऑफ पुरंदर को। आया समझ में? और नाना फडणवीस ने भी वो रिजेक्ट कर दिया उस ट्रीटी को। क्यों? फ्रेंच को दे दिया वोट, क्योंकि इस ट्रीटी में ये था कि आप दूसरा पावर के साथ वो नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मगर ट्रीटी तोड़ दिया खुद नाना फडणवीस जो किंग मेकर है। तीसरा ट्रीटी क्या हुआ था? हार गया ना अब इंग्लिश मुंबई प्रेसिडेंसी वाला जो गया आर्मी लड़ने के लिए मराठा से, तो वो हरा दिया पकड़ के उसने, मराठास ने, बाकी जो फडणवीस लोग सब थे। क्या हुआ? तो ट्रीटी ऑफ वाडगांव हुआ। जब ट्रीटी ऑफ वाडगांव हुआ तो ऊपर कलकत्ता प्रेसिडेंसी फिर से बोलेगा ना, जैसे ट्रीटी ऑफ सूरत में बोला था कि ये तो बम्बई प्रेसिडेंसी ने किया है, उसमें तो हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, इसलिए हम ट्रीटी को खारिज करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वाडगांव भी खारिज हो गया। मैं ट्रीटी ऑफ वाडगांव हुआ ना जी, और उसका जो लास्ट ट्रीटी हुआ डेट इज कॉल्ड योर ट्रीटी ऑफ सलवाई। ट्रीटी ऑफ सलवाई में जानते हो कि ब्रिटिश को फायदा होगा। अब ब्रिटिश को क्या फायदा होगा कि जो मिलते मिलते रह गया था साउथ साइड ट्रीटी ऑफ पुरंदर में, वो यह इसमें मिल जाएगा, और साथ साथ इसमें और भी एक जगह मिल जाएगा, डेट इज कॉल्ड योर एलिफेंटा। बुझने आया ये 4 ट्रीटी? हाँ, उस समय पढ़ाते हुए ट्रीटी को हम नहीं बोले, गलती हो गया हमसे, बाद में इसको इंक्लूड किया है। बात समझ में आ गया ना ये चीज़? हाँ, आगे देखो विद्यार्थी लोग, बिल्कुल बिल्कुल देखो यहाँ पे क्या हुआ है। एंड ऑफ द वॉर,
तो ब्रिटिश ने एक्नॉलेज किया कि माधव नारायण राव, ठीक है, वही छोटा बच्चा सवाई माधव राव, वही क्या है, पेशवा बनेगा, ठीक है। और उसको पेशवाशिप दे दिया गया। जगह देखो वही वेस्ट ऑफ यमुना रिवर। अब पेशवा सूट, अब इसमें कंडीशन क्या है, चलो ठीक है, हम सवाई माधव राव को बना देते हैं, ठीक है, नाना फडणवीस का जो कैंडिडेट है उसको हम बना देते हैं, मगर कोई भी यूरोपियन नेशंस को ये हेल्प ना करें, कोई यूरोपियन नेशन को हेल्प ना करें। और ब्रिटिश ब्रिटिश को जिससे डर है, यदि वो अटैक करे तो मराठास उसको हेल्प करे। ये चीज़ का यूज़ करेगा ना मैसूर के साथ। तो जब मैंने पिछले क्लास में तुम लोगों को पढ़ाया था तो ये मैंने ज़रूर बोला था कि फर्स्ट जैसे ही एंग्लो मराठा वार हुआ तो ट्रीटी हुआ, उस ट्रीटी में 20 साल के लिए पीस हुआ है, 20 ईयर्स का, और वही पीस का यूज़ करता है कौन, ब्रिटिश, समझे। देखो तो रघुनाथ राव को बोला कि भाई जाओ, तुम दिमाग मत चाटो, भागो यहाँ से, पेंशन लो, भागो यहाँ से, तुम्हारे वजह से इतना संघर्ष हुआ है। और इंग्लिश क्या है कि वही इंग्लिश जैसे पहले ट्रेड करता था उस तरह का ट्रेड एंजॉय करेगा वो, जैसे पहले कर रहा था, कर ही रहा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी पहले से था। और अब तो देखो सलसाइड वाला भी एरिया मिल ही गया इसको। और हाँ, ब्रिटिश ने कहा कि भाई मराठा, ब्रिटिश प्रॉमिस टू सपोर्ट मराठास इन केस दे अटैक हैदर अली। हाँ, ये भी बोला कि यदि हैदर अली तुमको भी अटैक करता तो हम भी सपोर्ट करेंगे, और यदि हमको भी अटैक करना है तो तुम भी हमको सपोर्ट करना। देखो डर तो है ही ना, हैदर अली का डर तो है ही ना मराठास को। यदि हैदर अली भी मैसूर को अटैक करता है तो ब्रिटिश विल प्रोटेक्ट, और यदि ब्रिटिश को भी कोई अटैक करता है तो मराठास विल प्रोटेक्ट। और मराठास का हेल्प लिया है, दोनों होगा ना, दोनों तरफ होगा ना। सिग्निफिकेंस क्या, देखो बच्चे लोग, बहुत सिग्निफिकेंस है इससे। ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है जो 1775 से लेकर 1782 तक चला, इसका बहुत फायदा हुआ। इट वॉज साइंड एट द टाइम व्हेन ब्रिटिश वॉज फाइटिंग। ब्रिटिश दो जगह लड़ रहा था, एक मराठा से लड़ रहा था, एक मैसूर से लड़ रहा है। कॉन्स्टेंट बैटल हो रहा है ना, तो अब उसका फोकस एरिया क्या होगा, केवल मैसूर होगा, क्योंकि आप जब दो जगह लड़ रहे हो तो मुश्किल है जीतना, आप पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। अब इस ट्रीटी के बाद जो पूरा जो फोकस होगा ब्रिटिश का कहाँ पे होगा, मैसूर में होगा। और अब जो एलाइड पार्टनर जो मराठा बन गया उसका यूज़ भी किया जाएगा तुम्हारा अगेंस्ट द मैसूर। तो वही बोला, देखो अब पूरा वो कंसंट्रेट कर पाएगा मैसूर के ऊपर। और ये जो 20 साल का जो संधि हुआ है, ट्रीटी हुआ है, इसकी वजह से बहुत फ़ायदा मिला है। ये 20 साल में ब्रिटिश ने अपना पावर को कंसोलिडेट कर लिया। और सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद तो हद ही हो जाएगा विद्यार्थी लोग, दिल्ली का रास्ता भी खुल जाएगा, यानी कि पूरा भारत का रास्ता खुल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, दिल्ली मतलब उस समय भी कैपिटल पूरा भारत का, समझे, आया समझ में बात। हाँ देखो, अब ब्रिटिश वही वारेन हस्टिंग, कलकत्ता का जो है गवर्नर, सक्सीडेड इन मेकिंग एन अलायंस विथ मराठास अगेंस्ट हैदर अली। समझ गए ना, ले लिया अपने हाथ में, किसको, मराठा को। अब आगे देखो, बिल्कुल मैं बता चुका हूँ ना बच्चे लोग, ये सब चीज़ जो भी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का तुम पढ़े हो सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, एवरीथिंग इज रिटन डाउन, ठीक है। कैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तो कैसे बाजीराव डाई हो गए, उसके बाद माधवराव वान आया, उसको असिस्ट किया उसके अंकल रघुनाथ राव ने। फिर माधवराव वान मरा ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, तो उसका जो भाई है नारायण राव वो पेशवा बना, उस पेशवा को रघुनाथ राव ने यानी कि चाचा ने ही मार दिया था 1773 में। यहाँ से तुमको टाइम पीरियड पता चलेगा, ठीक है। फिर रघुनाथ राव पेशवा बन गया, वो लेजिटिमेट हेयर नहीं था। फिर नारायण राव का जो विधवा जो पत्नी है गंगाबाई, उन्होंने पस्थोमस मरणोपरांत जो बच्चा उसको जन्म दिया और वो लीगल हेयर वो बना है। उसका देखो 12 मराठा चीफ बोले ना, बड़ा भाई कंस्पिरेसी, उसमें नाना फडणवीस, जो कि नाना फडणवीस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे नारायण राव के टाइम में, ठीक है। उन्होंने कंस्पिरेसी रचा, इसी को बोलते हैं 12 भाई कंस्पिरेसी, जिसके अंतर्गत जो छोटा बच्चा है, इन्फेंट बच्चा है, उसको सिंहासन पे बैठाया गया। सही बात है ना। आगे देखो, हाँ उसके बाद देखो जो भी पढ़ा है उसी का समरी है। बट रघुनाथ राव को पचा नहीं ये बात, ब्रिटिश के पास पहुंचा और ट्रीटी ऑफ सूरत किया 1775 में। आ रहा है समझ में ना। इस ट्रीटी के हिसाब से क्या था कि जो सलसाइड वाला जो एरिया है, बसिन वाला, देखो नया चीज़ जोड़ लो, बसिन वाला एरिया और सलसाइड वाला एरिया वो ब्रिटिश को दे देगा, समझे। एंड ब्रिटिश क्या करेगा, उसको पूना लौटा देगा। पूना मतलब क्या, कि पेशवा बना देगा। पूना मतलब कैपिटल है ना, सूरज बताया ना, छत्रपति शिवाजी के टाइम से ही पूना कैपिटल है, ठीक है। मैं जानते हो कन्फ्यूजन हो गया इस ट्रीटी को लेके, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है,
तो वहाँ का जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होगा, यानी कि जो वहाँ का जो गवर्नर होगा, गवर्नर समझ रहे हो, वारन हास्टिंग्स वो रिफ्यूज़ कर देगा इस चीज़ को, बोलेगा कि इनवैलिड है। नीचे देखो वो भेजेगा, रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा अपना, अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल ऑप्टन पुणे भेजेगा, और वहाँ पे टीटी ऑफ पुरंदर होगा। मैं ये टीटी तुम्हारा नाना फडणवीस को भी स्वीकार नहीं होगा, ना ही बॉम्बे गवर्नमेंट को स्वीकार होगा। और नाना फडणवीस इसको वायलेट करता है क्योंकि फ्रेंच को वो एक पोर्ट दे देता है। ब्रिटिश गुस्से में आ गया है ना, द ब्रिटिश रिटेलिएट दिस विद सेंडिंग ट्रूप्स। अब क्योंकि अब फिर से ऊपर कलकत्ता वाला प्रेसिडेंसी फिर से ट्रूप्स भेजता है, और जिसकी वजह से तुम्हारा फर्स्ट एंग्लो वार मराठा वार हो गया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हो गया। समझ गए ना, जो पढ़ाए हैं उसी का समरी दिया गया है। आगे देखो, हाँ अब देखो हुआ क्या, कोर्स ऑफ द वार, कैसे जीता ब्रिटिश, कैसे जीता इसमें समझे। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब भाई क्या है, देखो मराठा फोर्सेस, मराठा से कौन लीड करेगा, महादजी शिंदे। महादजी शिंदे लीड करेंगे मराठा से, क्योंकि रघुनाथ राव तो दौड़ते हुए गया, और बच्चा है, छोटा बच्चा, वो कैसे रूल करेगा, वो कैसे लीड करेगा। तो महादजी जो शिंदे हैं वो ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट लड़े हैं, और रघुनाथ राव के फोर्सेस के अगेंस्ट लड़े। कहाँ पे, वड़ागांव में। समझ रहे हो विद्यार्थी लोग, ये कोर्स यानी कि लड़ाई कैसे हुआ। चलो ठीक है, ट्रीटी हो गया, हार गया, कौन हार गया, मराठा हार गया। युद्ध में क्या क्या हुआ है, अंदर का चीज़, युद्ध में क्या क्या हुआ है। तो मराठा फोर्सेस से लीड कौन किया है, महादजी शिंदे। समझ गए ना, हाँ बिल्कुल, हाँ इन्हीं को हम लोग महादजी सिंधिया भी कहते हैं, समझे, महादजी सिंधिया भी कहते हैं। बच्चे लोग इस बात को हमें समझना होगा कि जो मराठा है वो बहुत सारा चिप से बना हुआ है। जैसे ग्वालियर में सिंधिया हुआ करता था, गायकवाड़ में होल्कर्स होगा, बहुत सारा अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो महादजी जो शिंदे हैं, जिनका नाम महादजी सिंधिया भी है, वो लीड किए मराठा फोर्सेस को, ठीक है। और रघुनाथ राव तो ब्रिटिश की तरफ से ही आएगा, क्योंकि दोनों उसी के कॉज के लिए तो लड़ाई हो रहा है। ब्रिटिश वेर बैडली डिफीटेड, अब ब्रिटिश डिफीट हो गया वड़ागांव में, बताए थे ना, वड़ागांव में डिफीट हो गया, तो टीटी ऑफ वड़ागांव साइन हुआ। बट टीटी ऑफ वड़ागांव जब साइन हुआ तो ये वारन हास्टिंग इस बात को नहीं माना, बोला कि मुंबई को कोई अधिकार नहीं है। फिर बंगाल प्रेसिडेंसी ने फिर अपना फोर्सेस भेजा, और ये फोर्सेस कुछ ज़्यादा ही तुम्हारा ये जो महादजी शिंदे है उसको परेशान किया, और महादजी शिंदे का जो फोर्सेस है वो हार गया। तब जाके तुम्हारा टीटी ऑफ सलवाई हुआ है। तो इस इंसिडेंट में तुम लोग एक चीज़ समझे हो, या इस पेजे से तुम लोग ये समझे हो कि जो मराठा को जो लीड कर रहा था वो और कोई नहीं, कौन था, वो महादजी शिंदे था, वही सिंधिया जी थे, वो लीड कर रहे थे। वो वड़ागांव जीत चुके थे, वड़ागांव को इनवैलिड कर दिया ऊपर से। फिर फोर्सेस आया, जब फोर्सेस आया कहाँ से, कलकत्ता प्रेसिडेंसी से, तो हार गए महादजी शिंदे। समझ गए ना। अब सवाल ये है कि ट्रीटी ऑफ वड़ागांव हुआ जिसमें जीता था मराठास ने, है ना, तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ, उसमें क्या मराठास को मिलने वाला था चीज़ सब, क्योंकि मराठा जीता है उसमें, ट्रीटी ऑफ वड़ागांव में मराठा जीता। वो अलग बात है कि वो इनवैलिड कर दिया। तो उसमें देखो क्या हुआ, इस ट्रीटी में ये बोला गया था कि जितना भी टेरिटोरी हाँ लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो सब लौटा दिया जाएगा, किसको, मराठास को। तो एज पर द ट्रीटी द ब्रिटिश रिक्वेस्ट ऑल द टेरिटरीज अक्वायर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन वेस्टर्न इंडिया सिंस 1770, यानी कि 1773 से वेस्टर्न मुंबई में, वेस्टर्न इंडिया में जो भी एरिया को ऑक्युपाई किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो मराठास को लौटा देगा एज पर दिस ट्रीटी। क्योंकि वड़ागांव कौन जीता है, मराठा जीता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ योर महादजी सिंधिया। समझ गए ना। और इतना ही नहीं बच्चे लोग, इतना पैसा भी तुम्हारा एज अ वार कंपनसेशन देगा। हम जानते हैं कि जो टीम जीत जाता है उसको वार कंपनसेशन भी मिलता है, सही बात है। जैसे 3 करोड़ रुपया दिया ना टीपू सुल्तान ने उसको, और जो आधा पैसा नहीं दिया था तो उसके लिए 2 बच्चे को गिरफ्तार करके ले गया, वहाँ पे हॉस्टेज बना के ले गया। मगर देखो इतना कहोगे लॉलीपॉप ही है वड़ागांव का ट्रीटी, इसमें मराठा को फायदा हो रहा था ना। मगर क्या किया कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने, इसको इनवैलिड बता दिया, वहाँ से फोर्सेस भेजा। अब महादजी सिंधिया हार जाएंगे, समझ रहे हो। अब देखो सवाल ये है कि आखिर मराठा जीता कैसे। तो मराठा गोरिल्ला वारफेयर के लिए जाना जाता है। जब से छत्रपति शिवाजी बने तब से गोरिल्ला वारफेयर बहुत फेमस था। गोरिल्ला वारफेयर का मतलब क्या है कि पीछे से आया, अटैक करेगा, भाग गए, दैट इज द गोरिल्ला वारफेयर। तुम एनिमी को टाइम ही नहीं दे रहे हो, कहीं से आया, पीछे से आया, अटैक करके भाग गया, कोई वेल प्लान नहीं, दैट्स कॉल्ड गोरिल्ला वारफेयर। तो गोरिल्ला मराठा जाना जाता था गोरिल्ला वारफेयर के लिए। देखो इसके लिए ब्रिटिश को कुछ था नहीं, वो ट्रेनिंग था नहीं वो। और दूसरी बात है, देखो ये स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, क्या होता है स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ सेना रह रहा है ब्रिटिश का,
जो कुआं होगा पानी निकालने के लिए उसको पॉइजन कर दो, ठीक है। जो फूड सप्लाई है उसको उसमें पॉइजन डाल दो, खत्म। हाँ, ये अनएथिकल चीज़ है, मगर होता है वार में ये सब चीज़। तो ये कारण है, ये टैक्टिक्स गोरिल्ला वारफेयर और स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, जहाँ पे आपने क्या किया, फार्म लैंड में वेल में क्या किया, पॉइजन डाल दिया, ठीक है। वेल वही पॉइजन डाल दिया ताकि फूड और वाटर सप्लाई सैनिक को नहीं पहुँच पाया। जब सैनिक को नहीं पहुँच पाएगा तो सैनिक लड़ क्या पाएगा। तो ट्रीटी ऑफ वाडेगांव जो जीता है इस स्ट्रैटेजी से, कौन, मराठा, अंडर द लीडरशिप ऑफ, क्या नाम है इनका, महाजीत शिंदे। नाम याद करो ये सब चीज़, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। समझे क्या हो गया, ट्रीटी ऑफ सालबाई, एक खत्म हो गया ना बैटल। आया समझ में कितने स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है और कितना ट्रीटी इन्वॉल्व है इसमें। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई होने के लिए उससे पहले 3 ट्रीटी हुआ था, और 3 ट्रीटी में जान तो बहुत कुछ अलग अलग चीज़ हुआ है। ये इतना ईजी नहीं है बच्चा लोग, जितना ईजी तुम मैसूर में देखा। मैसूर में इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। अब जिल को मैं बार बार मराठा चीफ का बात कर रहा था। हाँ याद है ना, मराठा चीफ जो बाजीराव ने सबको कंबाइन कर दिया था, वही जो बैटल ऑफ पानीपत लड़े थे, 3rd बैटल ऑफ पानीपत लड़े थे, याद है ना। देखो ये देखो, ये देखो, नागपुर का जो भोसले है, पुणे का जो पेशवा, पुणे का पेशवा होगा क्योंकि कैपिटल है वो, बड़ौदा का गायकवाड़ है, इंदौर का जो होलकर्स है, और ग्वालियर का जो सिंधिया है। अभी सिंधिया, ज्योतिराव सिंधिया नाम जानते हो ना, मिनिस्टर है मोदी गवर्नमेंट में, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, ग्वालियर से। ज्योतिराव सिंधिया का नाम नहीं जानते हो बच्चे लोग, अरे पॉलिटिक्स थोड़ा देखा करो, अभी वो इसी घराना से आते हैं, वो भी मराठा ही है। तो जितना भी देखो, मराठा का मतलब केवल खाली वो पूना का आदमी नहीं है। मराठा देखो ना कितना बड़ा टेरिटोरी है, तो अलग अलग जो चीफ है सब मराठा है और सब पावरफुल है अपने जगह पे। मैं जो कंट्रोल जो ऊपर से कर रहा है वो कौन है, पेशवा है। और इसके लिए भी ट्रीटी, संगोला ट्रीटमेंट हुआ था कि नहीं होता, संगोला एग्रीमेंट हुआ था ना विद्यार्थी लोग, संगोला एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत क्या है कि सबको कंट्रोल करेगा पेशवा। मैं ये भी अपने अपने जगह पे बहुत इन्फ्लुएंस करेगा ये। अब देखो दिक्कत क्या है, ये जितने भी मराठा फैमिलीज तुमको दिख रहा है, चाहे वो सिंधिया ऑफ ग्वालियर हो, चाहे भोसले ऑफ नागपुर हो, चाहे पेशवा ऑफ पूना हो, चाहे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा हो, चाहे होलकर्स ऑफ इंदौर हो, ये बाबू यूनिटी नहीं था ये लोग में। जैसे राजपूत में यूनिटी नहीं था ना, तो मराठास के चीफ में भी यूनिटी नहीं था, एक दूसरे से लड़ रहा था पावर के लिए। तो ब्रिटिश फायदा उठाएगा ना इसका, अब ब्रिटिश ने हर समय इस चीज़ का फायदा उठाया। देखो क्या हुआ यहाँ पे, समझो बात को, कि जब 3rd बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी डिफीट एट 3rd बैटल ऑफ पानीपत में जब डिफीट हुआ पेशवा का, कमर टूटा ना मराठा का, उसके बाद जो पेशवा माधवराव 1 इनका जो डेथ हुआ है 1772 के बाद, उसके बाद जो ये पेशवा कॉन्फेडरेसी था ये बिखरना शुरू हो गया। क्योंकि वो जो माधवराव थे या उससे पहले जो बाजीराव थे, उन्होंने कॉन्फेडरेसी को बहुत मजबूत किया था कि सब साथ में रहेंगे, पेशवा कंट्रोल करेगा। बट डेथ के बाद 1772 में उनके डेथ के बाद देखो ये वीक पड़ जाता और सब निकल के बोलता है कि हम पावरफुल तो हम पावरफुल, हम पावरफुल तो हम पावरफुल। जब ऐसा आप बोलने लगोगे तो टूट जाएगा ना, टूट जाएगा जी। इसलिए देखो, मगर थैंक्स टू नाना फडणवीस, नाना फडणवीस जब तक, देखो नाना फडणवीस कितना इंपॉर्टेंट आदमी है, किंग मेकर है, उसने किंग बनाया ना उसको, सवाई माधवराव को, वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक वो आदमी जिंदा रहा, वो 1800 तक जिंदा रहा, 1800 के आसपास वो मरा, 1801 या 1800 के आसपास मरा है। वो जब मरा तो और संघर्ष चालू हो गया। देखो हालांकि 1772 के बाद ही स्थिति खराब हो गया था, सब चीफ अपने आप को रिक्लेम करने लगा था। मैं एक शख्सियत है अभी भी कोर्ट में, पेशवा वाला कोर्ट में, क्या नाम है उसका, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस अभी भी कंट्रोल करके रख देगा, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, सबको शांत करके रख देगा। मगर नाना फडणवीस का भी तो मौत होगा, वो भी तो मरेंगे। जब वो मरेंगे तो इन लोग को रहा नहीं जाएगा, ये लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। इसका फायदा किसको मिलेगा, ब्रिटिश को। तो बच्चे लोग 20 साल का ट्रीटी हुआ है, जान लेना। इसलिए सेकेंड जो एंग्लो मराठा वार होगा वो 20 साल बाद ही होगा। देखो पीरियड देखो ऊपर 1803 से लेके 1805 का है, और तब तक नीचे वाला एंग्लो मैसूर वार खत्म हो चुका है अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो 2 वार को कनेक्ट करके देखो, वहाँ पे हो चुका है, खत्म हो चुका है नीचे वाला वार। नीचे वाला जो 4th एंग्लो मैसूर वार है, टीपू सुल्तान खत्म हो गए, ओडिया डायनेस्टी को लौटा दिया गया, हिंदू माइनर वो आ गया किंगडम पे, समझ रहे हो ना। अब देखो तो मराठा वेटरन्स, देखो ये जो बड़े बड़े जो चीफ दिख रहे हैं, ये पावर के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से।
हाँ, जो भी इसका डिफरेंसेस था, वही डिसेंशन जो भी था वो चेक किया उस समय के जो बहुत ही एबल जो मिनिस्टर था नाना फडणवीस, वो कब तक करेंगे, तब तक जब तक जिंदा रहेंगे वो। जैसे ही वो मरे, ये जितने भी मराठा चीफ्स देख रहे हो पावर के लिए लड़ना शुरू कर दिया। मराठा के बीच में तुम्हारा फूट डाल गया है ना, मराठा खुद लड़ रहा है, इसका फायदा कौन उठाएगा? ब्रिटिश उठाएगा। अब ब्रिटिश इसीलिए बैठा ही हुआ है, ब्रिटिश यही चाहता ही है। रघुनाथ राव दौड़ते हुए आया कि नहीं आया? फायदा उठाया कि नहीं? रघुनाथ ना पागल हो जाता ना वो आता। ब्रिटिश तो खाली बैठा हुआ है इंतजार में कि कब आएगा वो। अब देखो, तो बिल्कुल देखो यही तो हुआ है, देखो कितना कुछ हुआ है। देखो यहाँ समझो, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1803 से लेकर 1805 में हुआ है। समझो बच्चे लोग, नाना फडणवीस ग्रेट स्टेट्समैन, समझे, बहुत तगड़ा आदमी थे वो। जब तक जिंदा रहे तब तक वो चलने नहीं दिए किसी का। ये मराठा कन्फेडरेसी को वो इंटैक्ट करके रखे हैं, भले ही डिफरेंसेस हो मराठा चीफ्स में, वो इंटैक्ट करे, इसलिए उनको ग्रेट स्टेट्समैन कहा जाता है। मगर बेचारे 1800 में मर गए, 1800 में मर गए वो। जब वो मरेंगे तो ये इंटरनल डिफरेंसेस और ज़्यादा होगा ना, मराठा चीफ में और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब देखो बच्चे लोग हुआ क्या, देखो कुछ घटना बोलते हैं ना कि बहुत ख़राब हो जाता है, देखो यही हुआ। देखो अभी समझोगे तुम लोग। होलकर देखो तो पीछे देखो तो होलकर कहाँ का होलकर है? इंदौर का होलकर है ना, इंदौर का है। इंदौर का जो मराठा चीफ होगा उसको होलकर कहेंगे, वो टाइटल से नवाजा जाएगा उसको। देखो होलकर का जो ब्रदर है ना उसको मार दिया, समझे, पेशवा ने। जो पेशवा है उस समय का, समझ रहे हो क्या घटना घटा है? पेशवा ने क्या किया, जो होलकर का जो ब्रदर है उसको मार दिया। होलकर गुस्सा आएगा तो क्या किया कि होलकर ने पेशवा और सिंधिया का जो कंबाइंड फोर्स है उसको हरा दिया। समझे कैसे युद्ध हुआ है? बच्चे लोग समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? इसमें लिखा नहीं गया है कि आखिर मराठा चीफ, एक मराठा चीफ काहे दूसरा मराठा चीफ पे अटैक करेगा? कुछ घटना घटा होगा ना ऐसा। होलकर हो चाहे पेशवा हो चाहे सिंधिया हो, सब मराठा चीफ है कि नहीं है? और पेशवा तो सबका है। पेशवा ने गलती किया उस समय, जो भी पेशवा थे, अभी मैं बताऊंगा पेशवा का नाम क्या है। उस पेशवा ने क्या किया, होलकर का जो ब्रदर है उसको मार दिया। गुस्सा आया फिर होलकर को, जो राजा थे होलकर थे, क्या किया कि इन्होंने पेशवा और सिंधिया कंबाइंड फोर्स को हरा दिया। अपना ही चीफ अब एक दूसरे से लड़ रहा है। पेशवा दौड़ते हुए कहाँ पे जाएगा? ब्रिटिश के पास है, ब्रिटिश के पास चला गया। बताओ, फिर से वही रघुनाथ राव जो किया था गलती, वो ब्रिटिश के पास गया। आप देखो इस टाइम ना ब्रिटिश के पास गया, ब्रिटिश क्या बोला कि नहीं जी ऐसे नहीं देंगे मदद, सब्सिडी अलायंस करो। सब्सिडी अलायंस कर दिया पेशवा। समझ रहे हो तो क्या होगा अब? तो ये जितने भी बाकी जो लोग थे मराठा चीफ, वो क्या बोलेगा, पेशवा कोई पूरा मराठा किंगडम का आदमी नहीं है वो। अरे भाई पेशवा का सिग्नेचर करने का मतलब पूरा मराठा किंगडम कर दिया ना, तो बाकी मराठा चीफ को मंजूर होगा ये चीज़? तो बाकी मराठा को लगेगा कि भाई हमारा जो सॉवरेनिटी है बर्बाद कर दिया, ये तो मर्सी में चला गया है। मतलब पूरा हमारा इज्जत भी पूरा पैर पर रख दिया ब्रिटिश को। कैसे अधिकार है, कौन अधिकार दिया पेशवा को? ये डरपोक पेशवा को कौन अधिकार दिया कि पूरा तुम सब्सिडी अलायंस कर लो? हम तो सब्जुगेट हो गए नहीं ब्रिटिश का, ब्रिटिश के नीचे। तो देखो अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, वार तो होना ही है। तो बाकी जितना भी था मराठा चीफ सब इकट्ठा आ गए। अब इंग्लिश के साथ लड़ाई होगा। मैं ये बुड़बक लोग, मराठा चीफ्स लोग सब इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं, इस बार फिर इंग्लिश हरा देगा इसको। वही तुम्हारा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है। समझ में आया बात? देखो जब पेशवा अप्रोच किया और उसने सब्सिडी अलायंस भी साइन किया, इसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसिन। ट्रीटी ऑफ बसिन अपोज करेगा मराठा कन्फेडरेसी, और मराठा कन्फेडरेसी जितना ही मराठा था वो यूनाइट हुए, ब्रिटिश के अगेंस्ट वार लड़े, मगर कुछ नहीं हुआ। सेकेंड एंग्लो मराठा वार में कौन जीता? ब्रिटिश जीता। अब वो सब समूचा सब्सिडी अलायंस खत्म। बात अब खत्म ना बात। अब एक बार आप जब सब्सिडी अलायंस कर लिए, लखनऊ में आपका पहले से सब्सिडी अलायंस है, हैदराबाद में आपका पहले से सब्सिडी अलायंस है, कलकत्ता आपका है। अरे बाबू कभी भी युद्ध होगा कहीं से भी आर्मी आके मार देगा पकड़ के। आर्मी को मोबिलाइज करना कितना आसान हो जाएगा यदि सब्सिडी अलायंस कोई भी स्टेट कर ले तो। ऊपर क्या लिखा गया है, तो साइन बाय पेशवा वॉज थ्योरेटिकली, यही नहीं हुआ मतलब कि इंटायर मराठा किंग क्या वो सब्जुगेट हो रहा है ब्रिटिश के नीचे इन फ्रंट। हाँ ब्रिटिश के आगे नतमस्तक हो गया सब। मगर ये मंजूर नहीं है बाकी मराठा चीफ्स को, क्योंकि ये नेशनल सरेंडर करना हो गया ना। ये जो आपका ऑनर है पूरा सरेंडर करना हुआ। पेशवा कौन होता है तय करने वाला मराठा चीफ्स का?
तो ये जो बैटल हुआ ये इनएविटेबल था, ये अनअवॉइडेबल था, ये होना ही होना था। आगे देखो, तो ट्रीटी ऑफ बसीन स्टूडेंट समझ रहे हो ना, ट्रीटी ऑफ बसीन। अब देखो कुछ कुछ हुआ है इसमें, देखो ट्रीटी ऑफ बसीन कब हुआ, 1802 में हुआ है। अच्छा कि सेंगर एंग्लो मैसूर वार कब हुआ, 1803 से लेकर 1805 में हुआ। देखो बात समझो इसमें, तो ब्रिटिश ने क्या बोला, देखो समझो यहाँ पे, ये बसीन हुआ। ट्रीटी ऑफ बसीन का मतलब क्या है, अभी युद्ध नहीं हुआ, ट्रीटी ऑफ बसीन पेशवा जब गया था उसके पास, क्योंकि होलकर ने जब हरा दिया तो पेशवा दौड़ते हुए कहाँ गया, ब्रिटिश के पास, तो वहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ। ट्रीटी ऑफ बसीन कब, 1802 में हुआ। और यही ट्रीटी के वजह से सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ है। देखो तो ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है, हम 6000 ट्रूप्स जो पेशवा का जो कैपिटल है पूना में हम रखेंगे, यानी कि सब्सिडी अलायंस हुआ। बात समझ पा रहे हो ना, ये सब्सिडी अलायंस का फीचर्स हुआ। नॉट टू एंटर एनी ट्रीटी विदाउट कंसल्टिंग, यही तो है सब्सिडी अलायंस का फीचर्स। कोई भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकते बिना ब्रिटिश को पूछे हुए। पेशवा को बोला गया कोई भी वार नहीं कर सकते बिना ब्रिटिश को पूछे हुए। और सूरत और बड़ौदा का जो क्लेम है, जो बोल रहा है क्लेम नहीं, वो हमारा होगा, समझे। और जो भी तुम चौथ करते, चौथ मतलब जो टैक्सेशन जो पावर था, चौथ का मतलब है टैक्सेशन पावर। देखो छत्रपति शिवाजी बहुत टैक्स उठाते थे, बहुत अच्छा खासा आसपास के एरिया में। जो निज़ाम का जो यानी कि वही निज़ाम ऑफ हैदराबाद का बहुत सारा एरिया था ना, जहाँ पे मराठा टैक्स उठाता था, वो टैक्स पावर ख़त्म कर दिया कि अब तुम टैक्स नहीं उठाओगे, चौथ नहीं उठाओगे, एज पर द ट्रीटी ऑफ बसीन। अब ये जानते हो कि सब्सिडी अलायंस के हिसाब से एक नियम है कि इंग्लिश रेसिडेंट रहेगा पूना में, कैपिटल में, कोर्ट में, और कोई भी फ्रेंच मैन मराठा में काम नहीं कर सकता है। देखो तो इसका मतलब रास्ता साफ कर रहा है ब्रिटिश अपने लिए। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, देखो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये ट्रीटी ऑफ बसीन ही है जो मराठा को पूरा ख़त्म कर दिया। किया कि नहीं किया बताओ तो। अब मराठा देखो ना, अब वैसल एज हो गया। वैसल मतलब क्या, वैसल स्टेट है वो, ब्रिटिश कंट्रोल करेगा और जो ब्रिटिश बोलेगा वो करना पड़ेगा इसको, इसी को बोलते हैं वैसल एज। सब्सिडी अलायंस करना मराठा जो किया है वो क्या, बहुत फ़ायदा हुआ ब्रिटिश का। देखो उसका सब्सिडी अलायंस ऑलरेडी मैसूर में हो चुका है, हैदराबाद में हो चुका है, लखनऊ में हो चुका है। देखो वहाँ से ट्रूप्स को मोबिलाइज करना कितना आसान हो जाए, कहीं से भी ट्रूप्स ला के वो बैटल लड़ सकता है। देख रहे हो ना, आस्ते आस्ते पूरा इंडिया को कैप्चर करने का बात है कि नहीं है यहाँ पे। तो अब बताओ मुंबई प्रेसिडेंसी जो कभी कमर्शियल एंटिटी हुआ करता था, आप बताओ पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे तुम्हारा बंगाल में हो चुका है, जैसे तुम्हारा मैसूर में हो चुका है। अब प्रोविंस बनने के कगार पे जाएगा ना वो। हाँ, आफ्टर मराठा फॉल, जब मराठा एक बार गिर जाएगा बाबू विद द थर्ड बैटल ऑफ, है ना, विद द थर्ड एंग्लो मराठा वार, तो उसके बाद तुमको लगता है कि ब्रिटिश को कोई चुनौती दे पाएगा। और हालांकि ये सेकंड में जानिए ट्रीटी ऑफ बसीन के साथ मराठा गिर ही गया है, बस थोड़ा फॉर्मेलिटी का इंतजार है, थर्ड एंग्लो मराठा वार का इंतजार है, क्रश कर ही जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, कोई पूछेगा तुम लोग की ट्रीटी ऑफ बसीन, कोई ऐसे पूछे, देखो अभी तक यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चन नहीं बना। यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्रीटी ऑफ बसीन जो कि इंग्लिश और मराठा के बीच में हुआ, ये पूरा तय किया कि भारत में किसका साम्राज्य होने वाला है ओवरऑल, तो ये बात कहना गलत नहीं होगा, वो ब्रिटिश है। ट्रीटी ऑफ बसीन एक पूरा इंडिकेशन दे दिया, डायरेक्शन दे दिया कि ब्रिटिश अब ब्रिटिश ही होगा, कोई पावर नहीं हो सकता है, कोई रीजनल पावर नहीं हो सकता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ बसीन। समझ पा रहे हो ना। हाँ, आगे देखो बच्चे लोग, देखो बिल्कुल जो पढ़ाए हैं वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे, देखो है ना। देखो अब क्या हुआ, जो बोले थे ना पेशवा ने क्या, 1800 नाना फडणवीस मर चुके हैं, नाना फडणवीस 1800 में मर चुके हैं। जब तक नाना फडणवीस जिंदा रहे तब तक सब पेशवा को अपने हाथ में रखे हैं, कन्फेडरेसी को स्ट्रॉन्ग रखे हैं। 1801 में क्या हुआ विद्यार्थी लोग, कि जो पेशवा है उसने क्या किया, होलकर ब्रदर को मार दिया। सही बात है ना। तो होलकर को गुस्सा आएगा ना, तो देखो तो मराठा वेटरन्स फॉट विथ ईच अदर, बताओ एक दूसरे से लड़ रहा है पूना में 1802 में। तो कंबाइन आर्मी जो सिंधिया का पेशवा को डिफीट कर दिया होलकर ने। सही बात है, दौड़ते हुए गया है तुम्हारा। ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ है। ट्रीटी ऑफ बसीन का मतलब जानते हो कि मराठा क्या नेशनल ऑनर को सरेंडर कर दिया, इसके वजह से फिर से मराठा कन्फेडरेसी बना। फिर वार हुआ है तुम्हारा 1803 से लेकर 1805 में, उसी को बोलते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वार। इस वार में देखो भोसले सिंधिया वो अपना टेरिटरी को हार गए, यही नहीं हुआ, मराठा ऑल टुगेदर हारा है। तो अब देखो बच्चे लोग, भोसले मराठा चीफ हैं, सिंधिया मराठा चीफ हैं, तो ये सब का अलग अलग ट्रीटी होगा अलग अलग जगह पे। एंड बोथ एक्सेप्टेड द ट्रीटी ऑफ बसीन एंड गेव देयर सॉवरेनिटी टू ब्रिटिश। ट्रीटी ऑफ बसीन तो पेशवा ने कर ही लिया था, बाकी जो पावर बचा था, जो इस बार मराठा कन्फेडरेसी बना के
ब्रिटिश के अगेंस्ट जो लड़ रहा था वो कौन था? भोसले और सिंधिया। भोसले और सिंधिया भी टीटी बसिन को मान लिया। क्या हुआ उसके बाद? होलकर लेटर ट्राई टू कैप्चर, होलकर कोशिश किया, होलकर जो कोशिश किया कि हम अपना टेरिटरी कैप्चर करें, बट नहीं हुआ, उसको भी वो ट्रीटी साइन करना पड़ा बाद में। तो कहने का मतलब जितने भी मराठा चीफ थे सब सरेंडर कर गए। अब पेशवा तो पहले से सरेंडर है। तो सवाल ये है कि यदि नाना फडणवीस अभी जिंदा रहते तो ये सब चीज़ नहीं होता, नहीं होता। वो इस चीज़ को रोक सकते थे, समझे स्टूडेंट? उस चीज़ को रोक सकते थे, इंटरनल डिफरेंसेस को रोक सकते थे। तो ट्रीटी ऑफ बसिन, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अब देखो, अब देखते हैं हम लोग थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। देखो बहुत बाद में हुआ है, 1805 में हो गया। अभी सब्सिडी अलायंस बन चुका है ना। देखो तो 1817 से लेके 1819 तक हुआ है, 2 साल के लिए हुआ। 1819 के बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा, बात ही ख़त्म हो जाएगा, सब ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। 2 कारण से हुआ है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो पहला कारण देखो पिंडारीज है, मैं बताऊंगा पिंडारीज के बारे में। और दूसरा रीजन क्या है? ट्रीटी ऑफ बसिन। वही ट्रीटी ऑफ बसिन जो हुआ है, कहीं ना कहीं मराठा, देखो मराठा भी तो राजपूत टाइप का आदमी लोग, वो अब छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से नहीं डरे, औरंगजेब कोर्ट से निकल के चले आए, कितना उनका नाम है अभी भी। अब बताओ उसी का वंशज क्या हुआ कि ब्रिटिश का आगे नतमस्तक हो गया। तो सवाल तो उठेगा ही नेशनल प्राइड का, गुस्सा तो रहेगा ही मराठा चीफ्स के अंदर, भले ही वो हार गया हो। तो एक ट्रीटी ऑफ बसिन भी रीजन है, अंदर गुस्सा है उसको, और वो भी चाहता है लड़ना, वो जीत नहीं पाएगा क्योंकि सब्सिडी अलायंस पहले साइन कर चुके हो आप। और दूसरा जो नया मुद्दा है वो पिंडारिस का। बच्चे लोग पिंडारिस है क्या? देखो यहाँ पे समझो, ये देखो पिंडारिस कौन है? ये लोग आर्मी में काम करने वाले लोग हैं। देखो आर्मी में 2 तरह का फोर्स, एक रेगुलर जिसको इनकम मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है दुनिया भर का, और एक जो है तुम्हारा इरेगुलर आर्मी जो कि मराठा के अंदर ही काम करता है। और ये आर्मी काम क्या है? वो मर्सनरी के रूप में काम करेगा। मर्सनरी मतलब मराठा बोलेगा कि किसी को मारना है, किसी को छोड़ना है, तो उस हिसाब से काम करेगा, जैसे मर्सनरी। अब देखो, हाँ रसिया का बहुत सारा मर्सनरी अफ्रीका में है कि नहीं है? समझ रहे हो बात को ना? अब यहाँ पे समझो, जब सब्सिडी अलायंस तय हो गया, अब देखो ये पिंडारी का इमोशनल कॉन्टैक्ट होगा ना मराठा से, कि वो मराठास के लिए पिंडारिस काम किया है। अब पिंडारिस के लिए क्या करता था मराठा लोग कि हम तुमको तनख्वाह नहीं देंगे, वार में तुम हमारे लिए लड़ो, और जैसे ही वार खत्म हो गया तो तुम जाओ लूटो उठो, आर्मी को लूटो, आसपास का शासन में लूटो, पैसा कमाओ, रहो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ये एग्रीमेंट हुआ करता था। यानी कि रेगुलर आर्मी नहीं है, ये क्या है? इरेगुलर आर्मी है। मैं उसको कैसे सैलरी दिया जाता था, उसको परमिशन दिया था कि तुमको जो भी हाईवे में जिसको लूटना है लूटो, और लूट के जो पैसा कमाया हुआ रखो अपना। अब जब और अभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नीचे वो ट्रेड कर रहा है ना, याद करो 1813 का चार्टर एक्ट आ चुका है। देखो तो पीरियड देखो, ये 1817 है, 1813 में चार्टर एक्ट आ चुका है। और चार्टर एक्ट में क्या बोला गया था कि केवल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही ट्रेड कर सकता है, डेट इज अ टी ट्रेड विथ चाइना। बाकी जितना भी ट्रेड मोनोपोली था सब खत्म हो गया एज पर द चार्टर एक्ट। और 1833 में तो और हद हो गया कि जो भी ट्रेड टी भी था आपका, यानी कि टी ट्रेड जो था चाइना के साथ, वो भी खत्म कर दिया 1833 के चार्टर में। 1813 के चार्टर में क्या हुआ कि ओनली आप टी ट्रेड कर सकते हो चाइना के साथ। तो अब इसको ट्रेड करना है, ट्रेड करेगा, एरिया को ऑक्युपाई करेगा। अब बताओ ब्रिटिश का जो ट्रेडर्स था उसको लूट रहा था पिंडारी, तो डायरेक्ट कन्फ्रंट होगा ना। और क्या बोलेगा ये ब्रिटिश? क्या बोलेगा? ब्रिटिश बोलेगा कि मराठा तुम हमको साथ दो, ये पिंडारी लोग नाको दम करके रखा है, तुमको लगता है कि मराठा साथ देगा? क्योंकि मराठा के लिए कभी पिंडारी काम किया है? नहीं देगा साथ। तो ये भी एक इशू बनेगा पिंडारिस का, इस युद्ध का, समझे? देखो यहाँ पे देखो, पिंडारिस कौन है? तो पिंडारिस लोग चोर हैं, रोबर्स, समझे? हाँ, बहुत अलग कास्ट से आते हैं, बहुत अलग क्लासेस से आते हैं। और मराठा आर्मीज में कभी वो हिस्सा हुआ करते थे एज अ मर्सनरीज के रूप में। मर्सनरीज का मतलब क्या है कि जो बोलेगा, आदेश देगा, वो करेगा, वो, समझे ना? जब मराठा वीक पड़ा तो पिंडारिस का एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। भाई कब एम्प्लॉयमेंट होता है? जब मराठा बड़ा किंगडम होगा तभी ना वो एक्सपीडिशन करेगा, बाहर जाएगा, तब पिंडारिस को लेके जाएगा। मराठा खुद वीक हो गया सब्सिडी अलायंस करके, तो इसको रेगुलर जॉब तो मिलेगा नहीं। अब बेचारे लोग निकल गए, अपना सेना से छोड़ के चले गए। तो क्या करेगा ये? आसपास का जगह जाकर लूटेगा। जब लूटेगा, जाहिर सी बात है कि कंपनी का जितना भी टेरिटोरी है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने वाला है। तब इंग्लिश चार्ज द मराठा विद द गिविंग, और इंग्लिश बार बार बोला मराठा तुम ही है, तुम पिंडारिस को बचा रहा है अभी, तो
तो आमना सामना होगा इस चीज़ को लेके। अब मराठा के मन में पिंडारिस को लेकर सॉफ्ट करना रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पिंडारिस कभी काम किया करता था मराठा का। और टीटी ऑफ बसिंग तो जानते हो सेकेंड रीजन कि टीटी ऑफ बसिंग अपने आप में एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है ना। इसमें एब्सोल्यूट जो सरेंडर किया है मराठा, ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मराठा चीफ्स को अभी भी गवारा नहीं है। तो ये देखो दिस टू एक्शंस पिंडारिस और टीटी ऑफ बसिंग, इसके वजह से मराठा को लगा कि गलत चीज़ है और फिर से ये अपना कन्फेडरेसी बनाया, ग्रुप बनाया। बाबू ग्रुप बनाया, डू यू थिंक कि ये जीत पाएगा? कभी नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। सब्सिडी अलायंस उसने साइन कर दिया, होलकर ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने सबने कर दिया, कहाँ जीतेगा वो? नाम मात्र के लिए वार होगा। देखो देखो वही पिंडारिस का इशू बताया गया। देखो समझो बात को, मराठा का रेगुलर फोर्सेस और इरेगुलर फोर्सेस। रेगुलर फोर्सेस मतलब क्या कि स्टेट मेंटेन करेगा, उसको देखो उसको आर्म्स मिलेगा, हॉर्सेस मिलेगा, सैलरी मिलेगा। जो इरेगुलर फोर्सेस है वो पिंडारिस, हाँ, इसको भी अपना हॉर्स मिलेगा, वेपन्स मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। इसको बोला जाएगा कि तुमको जो प्लंडर करना है प्लंडर करो, हाँ, जो लूटना है लूटो। वार के बाद जानते हो ना, कोई भी जगह को वार किया, जो भी सामान आया हाथ में आया, अब उसको बांट को ले लो, अपना सैलरी वही है तुम्हारा। तो ये पिंडारिस था। हाँ, सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद सब्सिडी अलायंस हुआ, तो उसके बाद डू यू थिंक कि ब्रिटिश पिंडारी को रखेगा? नहीं, ब्रिटिश तो पूरा कंट्रोल कर लेगा ना। तो पिंडारिस को हटा दिया जाएगा, डिसबैंड कर दिया जाएगा इस फोर्सेस को। और रेगुलर फोर्सेस में भी तो जानते हो इंटरफेरेंस करेगा ब्रिटिश। हाँ, तो देखो वही बात है, जब ये लोग बेघर हो जाएंगे, यहाँ से पिंडारिस इरेगुलर फोर्सेस से निकल जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? लूटने के लिए जाएंगे हाईवे में, वो है ना, जंगल में लूटेगा। देखो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा वहाँ, वही देखो हाईवे में जाएगा रॉबरी करने के लिए। तो उसके बाद जो लॉर्ड हस्टिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, लॉर्ड हस्टिंग जो गवर्नर जनरल है, वो कहते हैं कि बहुत हो गया, इनफ हो गया यार, पिंडारिस माथा गर्म करके रख दिया ये, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हमारा ट्रेड में आके लूट रहा है, हमारे इंग्लिश ट्रेडर को परेशान कर रहा है ये आदमी, ये लोग सब। तो इस पे जाकर बोलेगा मराठा को, भाई तुम कुछ करो, तो मराठा क्या है, मराठा सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए गुस्सा जाता है ये। जब गुस्सा जाएगा तो कहाँ पे जाएगा बात? मराठा के अगेंस्ट, और फिर मराठा के साथ तुम्हारा युद्ध हो जाएगा, समझे ना। क्योंकि पिंडारी जो इशू था, एक तरह से ब्रिटिश, बताओ, ब्रिटिश मराठा को जीत लिया, ब्रिटिश मैसूर को जीत लिया, ब्रिटिश कलकत्ता को जीत लिया, पिंडारी क्या है उसके लिए? तो एक ब्रिटिश के सुपरमेसी में एक पिंडारी, एक छोटा सा इशू आ रहा था ना, ये इशू को भी बढ़िया से खत्म कर देगा वो, समझ रहे हो ना। देखो बस देखो, तो पिंडारी इशूज और टीटी ऑफ बसिंग, इसके वजह से मराठा कॉन्फेडरेसी फिर से बना। मगर फिर से वही दिक्कत है बच्चे लोग, सेकंड में क्या हुआ था, सेकंड एंग्लो मराठा वार के कोर्स में नो कोऑर्डिनेशन, मिसकम्युनिकेशन, ये चीज़ तुमको यहाँ पे भी दिखेगा। वही कन्फ्यूजन है, इनएफिशिएंट है, मिसकम्युनिकेशन है। इसके वजह से क्या हुआ, पेशवा अटैक करता है ब्रिटिश को अपने कैपिटल पूना में, क्या हुआ, हार गया। भोसले अटैक करता है ब्रिटिश को अपने नागपुर में, हार गया। सिंधिया अटैक करता है ब्रिटिश को ग्वालियर में, वो भी हार गया। कुछ नहीं हुआ, ब्रिटिश हर जगह जीते, ब्रिटिश ही जीतेगा। ब्रिटिश का सब्सिडी अलायंस है वहाँ पे, उसका आर्मी आराम से हरा देगा उसको, समझे। इसलिए ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया सभी पावर को, ये सभी सिंधिया को, भोसले को, पेशवा को। इंग्लिश वेर स्ट्राइकलिंग कंटिन्यूसली नॉट अलाउइंग द पेशवा टू एक्सर्ट हिज अथॉरिटी अगेन ओवर द मराठा। बस इतना बुरा हालत कर दिया, काहेगा पेशवा, काहेगा कुछ, सब कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, पेशवासी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो क्या लिखा गया है, रिजल्ट क्या हुआ कि पेशवा हार गया खिड़की में, वही पूना का एक जगह है। भोसले हार गया तुम्हारा शीतल बुल्डी में, और होलकर हार गया तुम्हारा महितपुर में। यानी कि तीनों ट्रीटी होगा ना अलग अलग से, बच्चे लोग अलग अलग जगह हारा है तो अलग अलग ट्रीटी होगा। देखो यहाँ पे तो ट्रीटी ऑफ पूना होगा किसके साथ, पेशवा के साथ, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर होगा सिंधिया के साथ, और ट्रीटी ऑफ मंडासोर होगा तुम्हारा होलकर के साथ। तो इसका मतलब क्या, खत्म ना, बात खत्म ना स्टूडेंट, खत्म बात हो गया। मराठा ऑल टुगेदर कंप्लीटेड। देखो पेशवा फाइनली सरेंडर, पेशवा खत्म, मराठा कॉन्फेडरेसी खत्म। क्या आएगा, मराठा कॉन्फेडरेसी पूरा खत्म। पेशवा सिर्फ जो पोस्ट था ना वो भी खत्म हो गया। बाजीराव, देखो ये पेशवा बाजीराव 2, बताओ ये ब्रिटिश, समझ रहे हो, लॉलीपॉप दे दिया, छोटा सिंहासन दे दिया, रूल करो, लो। कहाँ मराठा किंगडम, कहाँ मराठा टेरिटोरी, नहीं, क्या देखे थे हम लोग। विद द थर्ड एंग्लो मराठा वार क्या हुआ है, देखो पेशवा वॉज एबोलिश्ड, पेशवा बाजीराव 2 बिकेम ए ब्रिटिश रिटेनर एट द बिथुर नियर कानपुर, छोटा सा उसको दे दिया जगह, क्या बैठो बेटा वहाँ पे। और प्रताप सिंह जो कि देखो अभी पेशवा सिर्फ तो खत्म ही कर दिया ना, और जो पेशवा जो था उस समय, उसको कानपुर में एक छोटा जगह दे दिया, रखो बहू बैठो यहाँ पे, तुमको हम पेंशन देते रहेंगे, आराम करो यहाँ पे। इसे चालाकी से क्या किया कि जो छत्रपति शिवाजी का जो लाइन का जो था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी किंग थे, उसका लाइन का आदमी को पकड़ा, ठीक है, प्रताप सिंह को,
और उसको थोड़ा सतारा दे दिया कि बाबू लो सतारा में तुम रूल करो, क्योंकि तुम मराठा है ना, लो रूल करो। अब बाद में सतारा को भी ले लेता है हाथ में। तो मराठा इतना बड़ा किंगडम एक छोटा सा जगह में कन्वर्ट हो गया, डेट इज कॉल्ड सतारा। इतना छोटा सा जगह। हाँ सतारा आएगा अभी रेफरेंस बाद में डलहौजी के टाइम में, जब हंसी आएगा तो ये भी आएगा सतारा, समझे। तो क्या क्या हुआ है थर्ड एंग्लो मराठा वार में? ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर एंड योर ट्रीटी ऑफ मांडोसोर। तो देखो समरी देख लो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में क्या हुआ, सब जान रहे हो ना। हाँ, ट्रीटी ऑफ सलबाई में वॉरेन हस्टिंग थे, ट्रीटी ऑफ बसिन में लॉर्ड वेलेस्ली थे, और ये जो लास्ट वन हुआ है इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। समझ में आ गया ना, सब चीज़ समझ में आ ही जाएगा तुमको क्या क्या रीजन हुआ है। तो देखो बच्चे लोग, ये भी फिर से लाया गया यहाँ पे ये समझाने के लिए तुम लोग को कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार रघुनाथ राव थे उस समय, रघुनाथ राव और सवाई माधवराव का जो संघर्ष चल रहा था। और जो बच्चे लोग सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ और थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, तो उस समय कौन पेशवा थे? तो बाजीराव टू थे। वो 8 नंबर जो लिखा गया है ना, वो बाजीराव टू थे। देखो टाइम पीरियड से पता चल जाएगा तुमको, 1795 से लेके 1818 तक है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि पेशवा कौन थे उस समय? बाजीराव थे। यानी कि ट्रीटी ऑफ बसिन जो हुआ है, भागा है, जो होलकर के ब्रदर को जो मारा, याद है 1801 में होलकर ब्रदर्स को मारा। फिर होलकर क्या किया? कंबाइंड फोर्स ऑफ सिंधिया और पेशवा खत्म किया ना। फिर पेशवा भाग के फिर गया ट्रीटी ऑफ बसिन करने के लिए, तो वो पेशवा का नाम कौन क्या था? तो बाजीराव टू था। वो आया समझ में? ये बोले थे ना बाद में बताएंगे, तो ये चार्ट में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सवाल ये है कि आखिर मराठा हारा कैसे? हाउ मराठा लॉस द गेम? मराठा कैसे हारा? देखो, नंबर 1 इन डेप्थ लीडरशिप। बताओ लीडरशिप, बताओ सेल्फिश लीडरशिप है। ब्रिटिश से कोई मैच नहीं है। ब्रिटिश का जो पावर है यूरोपीय, हाँ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, वेस्टर्न लाइन्स पे है, वैसा तुम्हारा था ही नहीं। इसका नंबर 1 रीज़न। दूसरा क्या है कि मराठा स्टेट अपने आप में बहुत ही डिफेक्टिव था। क्यों बोलो बच्चे लोग? एक तो डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत ही डेस्पोटिक है, जो मन में हुआ वो करेगा, और अपना जनता को पढ़ाया भी नहीं ठीक से। हाँ, हम हमेशा बोले हैं कि कम्युनल का आरोप लगता था मराठा के ऊपर लेके, मुस्लिम के विरोध में। तभी तो बोला था कि हिंदू एम्पायर बनाना है। तो जब आप एक कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट, एक रिलीजन के अगेंस्ट हो जाते हो, तो फिर स्टेट गड़बड़ा जाता है। ये भी एक रीज़न है। देखो आगे देखो, पॉलिटिकल सेटअप ठीक ही नहीं था इसका। हाँ देखो ना, कन्फेडरेसी के अंदर ही लड़ाई हो रहा है। नाना फडणवीस जब तक जिंदा रहे तब तक कन्फेडरेसी बचा रहा, उसके मरने के बाद क्या हुआ तुम लोग जानते हो। वही कोऑपरेटिव स्पिरिट ही नहीं था तुम्हारा मराठा चिप्स के अंदर। दूसरा देखो, इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम भी कोई खास नहीं था। यदि मैं इंग्लिश से बात करूँ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, समझे ना। एक समझ रहे हो, वही लिखा है डिसिप्लिन, एक्शन एंड इन इफेक्टिव लीडरशिप, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था वैसा इसमें नहीं था। आगे देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी भी कोई खास नहीं था। अरे भाई देखो, मैसूर में देखो इकोनॉमिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कितना तगड़ा था टीपू सुल्तान के टाइम में। ये ऐसा तुमको यहाँ पर नहीं दिखेगा। जब आपका इकोनॉमिक ही नहीं है, फॉरेन ट्रेड पे देखो कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, फॉरेन ट्रेड कोई ओपनिंग नहीं, तो कहाँ से आपका इकोनॉमी आएगा? जब इकोनॉमी नहीं आएगा तो फिर कैसे आप पॉलिटिकल पावर गेन करोगे? क्योंकि पैसा से पॉलिटिकल पावर गेन होता है। देखो ये सब चीज़ कमी है। और दूसरी बात है, देखो जो इकोनॉमी डिपेंडेंट है वो प्लंडरिंग और लूटिंग से। पिंडारी वाला इशू था कि नहीं था? तो ऐसा इकोनॉमी कितना दिन तक चल पाएगा? सवाल ये है। उसके बाद देखो, इंग्लिश तो क्या है, डिप्लोमेसी में भी आ गया और स्पेनोज में भी आ गया, वही स्पाई सिस्टम में भी आ गया वो। देखो वही तो बोल रहा है कि मराठा चीफ में डिसयूनिटी होने की वजह से नहीं हो पाया। और दूसरी बात है, इंग्लिश वेल नीट स्पाई सिस्टम था उसका, पहले से देखा कहाँ पे जा रहा है, ये लोग क्या कर रहा है, अच्छा अब मेरे पास आएगा, हमको ये करना है, सब पता रहता था उसको। तो और इंग्लिश का जो थॉट था वो प्रोग्रेसिव था, वो कास्ट सिस्टम से, क्लास सिस्टम से थोड़ी अटका हुआ था। या मराठा क्या है, वो ही अपना ब्राह्मण क्षत्रिय ये वाला रहेगा। राजपूत भी इसी वजह से हारा है युद्ध, मराठा भी एक रीजन है हारने का। देखो वही बोला गया है कि ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की से चला है ये आर्मी सब में, है ना। प्रिस्ली क्लास को देखो सबसे डोमिनेंट समझता था, अब कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। जब आपको बैटल लड़ना होगा तो आप कास्ट सिस्टम के हिसाब से अपने आर्मी को तैयार करोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। तभी तो जानते हो कि मौर्य कितना आगे निकला। मौर्य ने भी कभी भी कास्ट को कंसिडर नहीं किया। मौर्य में सभी टाइप के कास्ट वाले लोग सब रहते थे आर्मी में, समझे। तो इसलिए स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने जो भी अटैक किया मराठा में, वो मराठा खुद एक डिवाइडेड हाउस था।
डिवाइडेड मतलब घर में खुद फूट पड़ा हुआ था पहले से ही, बस क्या किया, थोड़ा पुश किया, अपने आप हिल के गिर गया, ख़त्म हो गया वो। पहले से वो डिवाइडेड हाउस, यूनाइटेड हाउस होता तब ना बढ़िया से लड़ता। जो डिवाइडेड हाउस है वो क्या लड़ेगा ब्रिटिश के अगेंस्ट, फ्यू पुश के बाद वो क्रम्बल हो गया। समझे? तो बंगाल हो चुका है, मैसूर भी हो गया है, और मराठा भी आज की क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं। तो आने वाले समय में हम लोग सिख पढ़ेंगे, सिंध पढ़ेंगे, और भी एंग्लो है ना, इंडियन या एंग्लो फॉरेन रिलेशन जाने का प्रयास करेंगे, जैसे नेपाल के साथ हुआ, तिब्बत के साथ हुआ, म्यांमार के साथ हुआ, ये सब चीज़ जानेंगे। कंप्लीटेड।